फॉर्मेटिंग, जिस तरह हम जनरल किसी भी डॉक्यूमेंट को एक स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स और सेट ऑफ डिज़ाइन लेआउट के मुताबिक लेके आते हैं, ऐसे फॉर्मेट में, ऐसी फॉर्म में कि उस डॉक्यूमेंट को जो उसका यूज़र है, जिसको इंटेंडेड है उस डॉक्यूमेंट को यूज़ करना, उसको इजीली पढ़ सके। या फॉर एग्जांपल एक डिवाइस है, आपने एक माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करना है, आपने उसका जो प्रोग्राम लिखना है वो अगर स्पेसिफिक लैंग्वेज में नहीं होगा, फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है, या जो भी उसकी पर्टिकुलर लैंग्वेज है, किसी सॉफ्टवेयर की है, किसी प्रोग्रामर की है, जब तक आप मैटलैब को फॉर एग्जांपल देख लें, उसके अंदर आप उसकी जो कोडिंग है एक फॉर्मेट के मुताबिक नहीं करेंगे, तो उस पर्टिकुलर हार्डवेयर को या सॉफ्टवेयर को आपकी बात समझ नहीं आएगी। उसको एक स्पेसिफिक प्रोग्राम के मुताबिक डिज़ाइन किया जाता है। अगर उस फॉर्मेट के मुताबिक उसको कोड मिलेगा तो द प्रोग्रामर कैन सिमुलेट इट, कैन रन इट, एल्स द सॉफ्टवेयर कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। इसी तरह कम्युनिकेशन सिस्टम में भी जो भी इंफॉर्मेशन आपने ट्रांसमिट करनी है फ्रॉम ट्रांसमीटर साइड टू द रिसीवर साइड, विच विल गो थ्रू दिस होल प्रोसेस, ये तमाम फ्लो से गुजर के जब ट्रांसमिशन से रिसीविंग एंड पे सिग्नल ने पहुंचना है, तो अगर हर ब्लॉक के लिए वो इंफॉर्मेशन उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में ब्लॉक उस इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर सकता है, तो वो इंफॉर्मेशन इज यूजलेस, ब्लॉक कैन नॉट प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। तो इस प्रोसेस को हम फॉर्मेटिंग कहते हैं, कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को उस डिजायर्ड फॉर्म में लेके आए जो उस ब्लॉक को डिजायरेबल है। अब जिस तरह हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमारी इनपुट मल्टीपल टाइप्स की हो सकती है, हमारी इनपुट वॉइस भी हो सकती है, मैं बोल रहा हूँ दिस इज वॉइस, हमारी इनपुट जो है वो वीडियो भी हो सकती है, हमारी इनपुट जो है वो एक ईमेल भी हो सकती है, आपने टाइप किया ईमेल, हमारी इनपुट जो है वो एक इमेज की फॉर्म में भी हो सकती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट्स, उसको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में लेके आना है हमने, उसके लिए जो ब्लॉक यूज होता है उसको हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। Formatting means to bring our information to a form understandable by the communication system. अब इस ब्लॉक डायग्राम में जो कन्वेंशन है, MI स्टैंड फॉर द मैसेज सिग्नल, इनपुट सिग्नल, और ये ट्रांसमीटर साइड है, ऊपर वाली साइड ये एंटीना है जो कि ट्रांसमिट करेगा सिग्नल को, वायरलेस चैनल की हम बात कर रहे हैं। दूसरे एंड पे अगेन एंटीना ने रिसीव किया, फिर इन ब्लॉक से गुजर के जब सिग्नल रिसीव होगा तो इट विल बी MI हैट, विच मीन द एस्टिमेट ऑफ इनपुट मैसेज। यहाँ पे जो हमने इनपुट मैसेज ट्रांसमिट किया था उसका जो एस्टिमेट मिलेगा इट इज MI हैट, और इन दोनों का जो डिफरेंस है इट इज कॉल्ड PE हैट, एरर परफॉर्मेंस, जो कि इसका एरर इंडिकेट करेगा। तो ये इस ब्लॉक डायग्राम की कुछ डिटेल्स है। इसमें ये फिर फॉर्मेटिंग का ब्लॉक है, फॉर्मेट जो इस इनपुट को उस स्पेसिफिक फॉर्म में लेके आएगा विच इज अंडरस्टैंडेबल बाय द नेक्स्ट ब्लॉक्स। फॉर एग्जांपल दिस सोर्स एनकोडर, it has to get information in a specific form which will be brought by the format block। उसके बाद ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं चैनल एनकोडर, मल्टीप्लेक्सर, मॉड्यूलेट, स्प्रेडिंग, मल्टीपल एक्सेस, and again on the receiver side multiple access, despreading, demodulate, demultiplexing, decoding, और again source decoder and format। तो ये इन ब्लॉक्स को बहरहाल हमने नेक्स्ट डिफरेंट चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे इन ब्लॉक्स की डिटेल्स। और इस वक्त हम जिस ब्लॉक की बात कर रहे हैं इट इज़ फॉर्मेटिंग एंड बेसमेंट मॉड्यूलेशन। तो हम बेसिकली दो ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग कि हमने सिग्नल को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में कैसे लेके आना है, और उसके बाद देखेंगे हम कि बेसमेंट मॉड्यूलेशन क्या होती है। जी, फॉर एग्जांपल हम यूज करते हैं एस्की कोड। इन एस्की अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड सिंबल्स आर एनकोडेड यूजिंग अ 7-bit कोड। तो हम जब अपने अल्फाबेट्स को, नंबर्स को और सिंबल्स को एक स्पेसिफिक 7-bit कोड में लेके आएंगे जो कि एक फॉर्मेट है, तो इट विल बी इन अ स्पेसिफिक शेप, स्पेसिफिक फॉर्म विच इज एक्सेप्टेबल बाय द नेक्स्ट ब्लॉक। तो 7-bit एस्की कोड जो है ये एक फॉर्मेटिंग का ही सीक्वेंस है, एक टाइप है फॉर्मेटिंग की, कि हमने अपने अल्फ़ाबेट को एक 7-bit कोड में ले आए। फॉर एग्जांपल अगर आपने रिप्रेजेंट करना है USA, तो A के लिए 7 बिट्स, S के लिए 7 बिट्स, और अगेन U के लिए 7 बिट्स। तो ये 7-bit एस्की कोड है। तो किसी भी फॉर्मेट को अगर हम देखें
तो उसका एक स्पेसिफिक डिफाइंड जो है वो कोड हो सकता है, एक स्पेसिफिक डिफाइंड वे हो सकता है कि किस के थ्रू आपने उसको फॉर्मेट करना है। तो ट्रांसमिट एंड रिसीव फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग ब्लॉक ने सिर्फ ट्रांसमिट नहीं करना बल्कि ट्रांसमिट भी करना है और रिसीव भी करना है। जाहिर है कि जब रिसीविंग एंड पे अब मैं बोल रहा हूँ, अब ये सिग्नल जो मैं बोल रहा हूँ ये फ्लो होगा कम्युनिकेशन सिस्टम के ब्लॉक से, तो एक फॉर्मेटिंग ब्लॉक से होके वो कन्वर्ट हो जाएगा, वैसी फॉर्म में आएगा जो कि बिट्स की फॉर्म में होगा। अब जाहिर है कि दूसरे एंड पे आप इसको सुन रहे हैं तो आप बिट्स नहीं सुन रहे, बल्कि आपको वापस सिग्नल उसी फॉर्म में मिल रहा है जिस फॉर्म में हमने इसको यहाँ से स्टार्ट किया था, जिस फॉर्म में मैंने इसको यहाँ से इनिशियलाइज किया था। तो अगेन आपको दूसरे एंड पे भी फॉर्मेटिंग चाहिए होती है। ट्रांजिशन फ्रॉम इंफॉर्मेशन सोर्स, डिजिटल सिंबल्स एंड अगेन इंफॉर्मेशन सिंक, ठीक है। यहाँ से इंफॉर्मेशन सोर्स है, डिजिटल सिंबल्स है जो कि फ्लो कर रहे हैं यहाँ पे, फिर दूसरे एंड पे अगेन इंफॉर्मेशन सिंक है। तो ये पूरा फॉर्मेट का ब्लॉक होता है जिसमें आपको ट्रांसमिटिंग साइड की भी फॉर्मेटिंग शामिल है और रिसीवर साइड की भी फॉर्मेटिंग शामिल है। तो सोर्स की इंफॉर्मेशन जिसका मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि डिजिटल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है और एनालॉग इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। मैं बोल रहा हूँ ये एनालॉग इंफॉर्मेशन है। टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन मैंने कुछ टाइप किया है, डिजिटल इंफॉर्मेशन की आपके पास ऑलरेडी डाटा था वो डिजिटल फॉर्म में था, तो ये आपके पास, अगर आपके पास एनालॉग इंफॉर्मेशन है तो आपको पता है कि एनालॉग सिग्नल को सबसे पहले आपने कन्वर्ट करना है डिजिटल में या डिस्क्रीट फॉर्म में। सबसे पहले आप करेंगे थ्रू सैम्पलर, और फिर सैम्पलर के बाद उसको क्वांटाइज करेंगे ताकि आपके पास डिजिटल फॉर्म में सिग्नल आ जाए, ठीक है। ए टू डी कन्वर्जन, सो दिस सैम्पलर प्लस क्वांटाइजर इज बेसिकली ए टू डी कन्वर्जन। अच्छा, अगर आपका टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी डिस्क्रीट डिजिटल इन्फॉर्मेशन है, तो आप जस्ट उसको कोड करेंगे, आपको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट मिल जाएगा। अगर आपका डिजिटल इन्फॉर्मेशन है तो आप उस डिजिटल इन्फॉर्मेशन को जो कि बिट्स की फॉर्म में है डायरेक्ट वेव फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा, अब हम जो बात कर रहे हैं कि बेस बैंड मॉड्यूलेटर, तो एक बेस बैंड मॉड्यूलेटर होगा और एक पास बैंड मॉड्यूलेटर होगा। अभी आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट बताने के लिए कि दो किस्म के मॉड्यूलेटर हम पढ़ेंगे, एक बेस बैंड मॉड्यूलेटर और एक पास बैंड मॉड्यूलेटर। तो जनरली हमारे पास यहाँ पे जो मॉड्यूलेटर होगा ये बेस बैंड मॉड्यूलेटर होगा जो बेस बैंड सिग्नल को मॉड्यूलेट करेगा। उसके बाद जो है हम देखेंगे आगे के, आपके पास जब सिग्नल लॉस हाई फ्रीक्वेंसी में जाता है उसके लिए हम पास बैंड मॉड्यूलेटर यूज करेंगे। इस वक्त जो हम मॉड्यूलेटर की बात कर रहे हैं वो बेसिकली कुछ भी नहीं कर रहा, वो सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन को एक स्पेसिफिक वेव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। ये जो मॉड्यूलेटर हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है इनपुट पे उसको वो कन्वर्ट करेगा एक स्पेसिफिक वेव फॉर्म में, और ये वेव फॉर्म जो है ये इस मॉड्यूलेटर की आउटपुट होगी, ठीक है। इसको वेव फॉर्म इनकोडर भी कहते हैं। उसके बाद में सिग्नल जो है वो और भी ब्लॉक से गुजरेगा, हम इसको ट्रांसमिट करेंगे, चैनल के थ्रू फ्लो करेगा और रिसीव करेंगे, अगेन वेव फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे कोड के अंदर, ठीक है। तो ये जो बेसिकली ब्लॉक्स आप देख सकते हैं फॉर्मेट ब्लॉक के अंदर, ये ब्लॉक्स भी इंक्लूडेड है। ट्रांसमिटिंग साइड पे अगर हम बात करें सैम्पलर, क्वांटाइजर और कोडर, और अगर हम रिसीवर साइड पे बात करें तो इसमें डिकोडर और लो पास फिल्टर शामिल है इस फॉर्मेट के ब्लॉक में। और एट द एंड अगेन हमें जो है वो डिजिटल इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट मिल जाएगी, टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी और एनालॉग इन्फॉर्मेशन जो है वो इस ब्लॉक के बाद मिल जाएगी। किसी का भी प्रश्न इस डायग्राम पर रिलेटेड? चलिए आगे चलते हैं। कैरेक्टर कोडिंग, जिस तरह हमने बात की ऑलरेडी, अल्फाबेट्स को आपने कोड करना है तो कैरेक्टर कोडिंग होती है जिसमें आप टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स, अल्फान्यूमेरिक एंड सिंबॉलिक इन्फॉर्मेशन आर एनकोडेड इनटू डिजिटल बिट्स यूजिंग वन ऑफ सेveral स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स एसपी, ईबीसीडी। इसके अलावा और भी बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, को कोड्स हैं जिसके थ्रू आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट को इस्तेमाल करके कोडिंग करते हैं। तो इसकी डिटेल्स जो है आप बुक के अंदर जो है वो उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ एनालॉग सिग्नल्स की, यानी हमने ये जो बात की कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो डिजिटल भी हो सकती है, टेक्सचुअल भी हो सकती है, एनालॉग भी हो सकती है। तो चूंकि हम सबसे लोएस्ट लेवल की बात करते हैं एनालॉग इन्फॉर्मेशन की जिसने इन तमाम ब्लॉक से गुजर के आगे जाना है, तो अगर हम इसमें देखें सबसे पहले आपके पास जो कोई भी डिजिटल कम्युनिकेशन ट्रांसमीटर है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। उस ट्रांसमीटर में आपके पास इनपुट सिग्नल अगर एनालॉग है तो सबसे पहले सैम्पलिंग होगी, फिर क्वांटाइजेशन होगी, उसके बाद डिजिटल मॉड्यूलेशन या वो मॉड्यूलेशन जिसमें हम अपने सिग्नल को एक स्पेसिफिक वेव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, और फिर वो सिग्नल जो है वो आगे ट्रांसमिट हो जाएगा, यानी एसेंशियल ब्लॉक है। इसके बाद आप इसको डायरेक्ट ट्रांसमिट कर सकते हैं। अगर आपको
फॉर एग्जांपल पासवर्ड मॉड्यूलेशन नहीं चाहिए, आपको एनकोडिंग नहीं चाहिए, आपको जो है वो इंक्रिप्शन नहीं चाहिए, तो आप उसको डायरेक्टली भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जाहिर है कि ये प्लेटफॉर्म बन चुकी है यहाँ पर। तो सबसे पहले जो ब्लॉक इसको अगर हम देखें तो इट इज़ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। ये जो दो आपको ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, ये these two are called analog to digital conversion blocks. एनालॉग डिजिटल कन्वर्जन आपने ऑलरेडी जो है वो BS लेवल पे भी काफ़ी दफ़ा इसको पढ़ा होगा। इसमें आपके पास एक एनालॉग इनपुट सिग्नल है, उसको आप सैंपल करते हैं। सैंपल बेसिकली कन्वर्ट्स द एक्स एक्सिस इनटू डिस्क्रीट सैंपल्स, ठीक है। जिसमें कि आपको पता है कि आपको जब सिग्नल को एक एनालॉग सिग्नल से लेके आना है डिजिटल सिग्नल में, तो आपने इसके एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस दोनों को डिस्क्रिटाइज करना है, ठीक है। ऑलरेडी बड़ी डिटेल से हम डिस्कशन कर चुके हैं कि एनालॉग सिग्नल कौन सा सिग्नल होता है और डिजिटल सिग्नल कौन सा होता है। तो बहरहाल एनालॉग सिग्नल में आपके पास मैग्नीट्यूड की हर वैल्यू अवेलेबल होती है, इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ मैग्नीट्यूड आर अवेलेबल। लेकिन चूंकि आपका प्रोसेसर या सिस्टम डिजिटल है, इट कैन नॉट प्रोसेस दिस इनफाइनाइट इन्फॉर्मेशन, सो यू कन्वर्ट इट इनटू डिजिटल इन्फॉर्मेशन। और डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इसके जो एक्स एक्सिस है, जो इंडिपेंडेंट एक्सिस है, इट इज डिस्क्रिटाइज्ड by using this sampler, and then after this the quantizer discretizes the y-axis or the amplitude axis। तो जब दोनों एक्सिस डिस्क्रिटाइज हो जाते हैं तो आपके पास ये डिजिटल सिग्नल आ जाता है, ठीक है। एनालॉग सिग्नल इज इनपुट गिवन टू द सैम्पलर। इसके बाद नोटेशंस को देखना जरूरी है क्योंकि हम इनको यूज करेंगे थ्रू द बुक। एक्स ए पैरेंथेसिस टी, पैरेंथेसिस इज यूज्ड फॉर कंटिन्यूस, ठीक है, कंटिन्यूस सिग्नल होता है ना ये टाइम में। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, दिस इज यूज्ड फॉर डिस्क्रीट सिग्नल, ठीक है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। और यहाँ पे ए स्टैंड्स फॉर एनालॉग, इधर ए आपको नहीं लिखा नजर आ रहा। उसके बाद जब हमने इसको क्वांटाइज भी कर दिया, उसके बाद अगेन हम इसको रिप्रेजेंट करें पैरेंथेसिस में, लेकिन टी की जगह एन इज यूज्ड हियर, ठीक है, एन। सो एक्स क्यू ऑफ एन represents that x k of t has been converted to a digital signal. So this is sampled signal, and after this sample signal, when the signal is quantized, it is the quantized output signal. Clear? तो एक दफा हम रिवाइज कर लेते हैं सैम्पलिंग को। ऑलरेडी आप सबने सैम्पलिंग पढ़ी हुई है, सबने सैम्पलिंग पढ़ी हुई है। तो ऐसा स्टूडेंट नहीं जिसने जो किसी की मैंने तो सैम्पलिंग का बड़ी पहली दफा सुना है। हाँ जी, कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसको सैम्पलिंग से कभी वास्ता ना पड़ा। मेरी आवाज़ नहीं आ रही, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। जी सर, आवाज़ आ रही है सर। अच्छा ठीक है। तो सैम्पलिंग जो है वो आप हम लोगों ने बीएसएमई कोर्स में डीएसपी में कम्युनिकेशन सिस्टम्स में पढ़ी होती है ऑलरेडी। Sampling the process of converting continuous time analog signals into discrete time signals by taking the samples at discrete time intervals. ठीक है, sampling analog makes them discrete in time but still continuous valued। इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास ये एक सिग्नल है एनालॉग, आपने जब इसको सैंपल से गुजारा तो सैम्पलर ने इसके टाइम इंडेक्स को तो सैंपल कर दिया, लेकिन अभी भी इसकी जो वैल्यूज हैं, जो एम्पलीट्यूड है, जो ये वाला एक्सिस है एम्पलीट्यूड वाला, ये अभी भी कंटिन्यूस है, इट इज एनालॉग स्टिल। ठीक हो गया? और ये जो सैंपल्स हैं ये एक्स एक्सिस के अलाउंग इसको डिस्क्रिटाइज कर रहे हैं। सो इफ डन प्रॉपर्ली, जब भी आपने सैम्पलिंग करनी है तो आपने नाइक्विस्ट थ्योरम को सेटिस्फाई करना है। नाइक्विस्ट थ्योरम इज नथिंग बट टू टेक केयर ऑफ द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, दैट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये कि आपके पास एक सिग्नल है, इस सिग्नल के अंदर फॉर एग्जांपल डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, उसमें से आप देखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कौन सा है। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अगर 100 हर्ट्ज का है तो आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो एटलीस्ट 200 हर्ट्ज होनी चाहिए। उसकी क्या जरूरत है, क्यों होनी चाहिए, ये डिटेल्स नेक्स्ट दोबारा हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सो नाइक्विस्ट थ्योरम इज सेटिस्फाइड, सैम्पलिंग डज नॉट इंट्रोड्यूस डिस्टॉर्शन। अगर आपने नाइक्विस्ट थ्योरम का ख्याल रखा है, अगर नहीं ख्याल रखा तो फिर ज़्यादा डिस्टॉर्शन देगी। सैंपल वैल्यूज क्या होती हैं? द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द सैम्पलिंग पॉइंट्स। जी, तो अगर आप इस फिगर में देखें तो ये जो सैम्पलिंग पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये सैम्पलिंग पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो वैल्यू होगी सिग्नल की यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड सैंपल्ड वैल्यू। सैम्पलिंग इंटरवल क्या होता है? दो सैंपल्स के दरमियान ये जो इंटरवल है, दिस इज कॉल्ड सैम्पलिंग इंटरवल। ठीक है क्या?
और इसके यूनिट्स सेकंड्स के होंगे, टाइम के होंगे। द टाइम दैट सेपरेट सैम्पलिंग पॉइंट्स, इफ द सिग्नल इज स्लोली वेरिंग देन फ्यूअर सैंपल्स पर सेकंड विल बी रिक्वायर्ड। स्लोली वेरिंग का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी इज लो और हाई। हाँ जी, क्या मतलब है स्लोली वेरिंग सिग्नल? फ्रीक्वेंसी इज हाई और लो। जी, साथ साथ आप लोगों के जवाब चाहिए, जवाब नहीं आएंगे तो फिर मैं समझूंगा कि मैं ही बोल रहा हूँ और तो सुन नहीं रहा। हाँ जी, द सिग्नल इज स्लोली वेरिंग, क्या मतलब है इसका? फ्रीक्वेंसी हाई है या लो है? मुश्किल सवाल तो नहीं है कि इतना टाइम लगे सोचने में। Low. क्या होता है फ्रीक्वेंसी बेसिकली? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? Inverse of time. इनवर्स ऑफ टाइम। और कंसेप्चुअली आप क्या कहेंगे? कंसेप्चुअली आप क्या कहेंगे? किसी भी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी उसकी चेंज को रिप्रेजेंट कर रही होती है। फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट्स द चेंज ऑफ द सिग्नल। फॉर एग्जांपल एक ये सिग्नल है और इसके मुकाबले में एक ही सिग्नल है। हाँ जी, इसमें चेंज ज्यादा है, फर्स्ट में और सेकंड में? सेकंड में ज्यादा सर। सेकंड में चेंज ज्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली रिप्रेजेंट्स चेंज। सो इफ द सिग्नल इज स्लोली वेरिंग का मतलब है कि सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अगर स्लो है देन फ्यूअर सैंपल्स पर सेकंड विल बी रिक्वायर्ड, यानी आपको सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो थोड़ी रखनी है। और अगर आपका सिग्नल रैपिडली वेरिंग है तो आपको सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी भी हाई रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, सो द ऑप्टिमम सैंपलिंग रेट डिटरमिन्स ऑन द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सिग्नल। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का पहला स्टेप सैंपलिंग हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप क्वांटाइजेशन का होता है। क्वांटाइजेशन कन्वर्ट्स फ्रॉम डिस्क्रीट टाइम कंटीन्यूअस वैल्यूड सिग्नल टू डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रीट वैल्यूड सिग्नल्स। ठीक है, यहाँ पे वही वाली बात जो पहले ऑलरेडी हम पहले दो लेक्चर में देख चुके हैं। जब हम टाइम की बात करते हैं तो हम इस वैल्यू या एम्पलीट्यूड की बात करते हैं तो हम इसके वाई एक्सिस की बात करते हैं। ठीक है, तो टाइम जो है वो सैम्पलिंग के बाद डिस्क्रीट हो चुका है, लेकिन अभी भी इसका वाई एक्सिस या मैग्नीट्यूड जो है वो कंटिन्यूस है। उसको हम क्या करें? डिस्क्रिटाइज करेंगे बाय यूजिंग क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन डिस्क्रिटाइजेस इट्स वैल्यूज अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर? सबको क्लियर है ये पॉइंट? तो सैम्पलिंग रेट की अगर हम बात करें तो सैम्पलिंग रेट is basically sampling frequency, the rate at which the rate, basically rate means reciprocal of time। जहाँ पे भी रेट लिखा आएगा ना, रेट इन फिजिक्स पे आपने देखा होगा टाइम रेट ऑफ चेंज हम बात करते हैं तो डिवाइडेड बाय टाइम मींस रेट। सैम्पलिंग रेट और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, the rate at which the signal is sampled expressed as the number of samples per second, reciprocal of sampling interval। तो sampling frequency fs is basically the reciprocal of sampling interval। Nyquist sampling theorem or Nyquist criteria, if the sampling is performed at a proper rate, no information is lost about the original signal, it can be properly reconstructed later। So if a signal is sampled at a rate at least but not exactly equal to twice the maximum frequency, at least का मतलब है this greater than or equal to, ठीक है, minimum equal to twice maximum frequency, then the waveform can be exactly reconstructed from the samples without any distortion। सैम्पलिंग तो आप कर लेंगे लेकिन डिस्टॉर्शन आ जाएगी अगर आपने इसको फुलफिल ना किया, और अगर आपने इसको फुलफिल किया तो आप रिकंस्ट्रक्ट करेंगे विदाउट एनी डिस्टॉर्शन। तो ये सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का जो है वो नाइक्विस्ट क्राइटेरिया का जो है वो बेसिकली एंड रिजल्ट ये होगा कि आप उसको जो है वो विदाउट डिस्टॉर्शन रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी में आपने नाइक्विस्ट क्राइटेरिया का ख्याल नहीं रखा तो क्या होगा? इफ आरएस इज लेस देन 2b, व्हाट इज आरएस? आरएस इज बेसिकली सैम्पलिंग रेट। आरएस इज सैम्पलिंग रेट। व्हाट इज बी? हाँ जी, कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं, व्हाट इज बी? बी किसको रिप्रेजेंट करती है? Bandwidth. बैंडविड्थ, शाबाश। तो हम तो भी तो बात कर रहे थे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की है, तो क्या बैंडविड्थ और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एक ही चीज होती है?
देखें, अगर हम बात करें बेस बैंड सिग्नल की, तो आपके पास ये फ्रीक्वेंसी है और सिग्नल को जब हम प्लॉट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये हमने सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म लिया, तो ये सिग्नल है आपके पास। अब इस सिग्नल की एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ये एफ मैक्स। तो जब हम बात करते हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का ट्वाइस हो, तो इसका मतलब है कि बेसिकली वो इसकी बैंडविड्थ है, क्योंकि बेसबैंड सिग्नल आपको पता है वो सिग्नल जो कि 0 पे सेंटर्ड हो, ये 0 पे सेंटर्ड है ना, तो 0 से लेकर यहाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तक जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, इसको क्या कहते हैं, बैंडविड्थ बी। और बेसिकली फॉर बेसबैंड सिग्नल बैंडविड्थ इज इक्वल टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। हाँ, अगर सिग्नल बेसबैंड में नहीं है, फॉर एग्जांपल सिग्नल पास बैंड में है, सिग्नल यहाँ पे है, तो अब इस केस में इस सिग्नल की बैंडविड्थ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नहीं है। फॉर एग्जांपल इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर 200 हर्ट्ज है, तो 200 इज नॉट इट्स बैंडविड्थ। इसकी बैंडविड्थ क्या है? द कंप्लीट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ द सिग्नल, दिस इज कॉल्ड बैंडविड्थ। जब बेस बैंड में सिग्नल आपके पास है, तो 0 से लेकर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज बेसिकली बैंडविड्थ में इंक्लूड होती है, इसलिए 0 से लेकर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तक आपकी बैंडविड्थ है। और अगर आपका सिग्नल पास बैंड में है, तो इट इज द कंप्लीट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ये पॉइंट क्लियर है सबको कि बी का क्या मतलब है? नो सर। क्या चीज नहीं समझ रही? कुछ है? आवाज कट रही है आपकी। सर ये बैंडविड्थ और ये जो सर रिलेशन है ना RS लेस देन 2B, सर ये दोबारा से बता रहे हैं। जी, अभी हमने बात की यहाँ पे कि Fs इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ मैक्स। Fs को आप क्या लें? सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, और अगर आप सैम्पलिंग रेट कहना चाह रहे हैं, तो सैम्पलिंग रेट इज रिटन एज Rs, क्योंकि R रिप्रेजेंट्स रेट एंड S रिप्रेजेंट्स सैम्पलिंग। तो Fs या Rs एक ही चीज है, ठीक हो गया? Fs और या Rs इज द सेम थिंग। अब हमने कहा कि F इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ मैक्सिमम। अगर तो ये फुलफिल होगा, तो देयर इज नो एलियासिंग। नो एलियासिंग। एलियासिंग क्या चीज है? एलियासिंग इज बेसिकली दिस डिस्टॉर्शन। ये जो डिस्टॉर्शन हम कह रहे थे, दिस इज कॉल्ड एलियासिंग। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल है, देयर इज नो एलियासिंग। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं है, क्या मतलब है? कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी या सैम्पलिंग रेट इज लेस देन, तो बी लिख लें या एफ मैक्सिमम लिख लें, एक ही बात है ना। अभी मैंने आपको समझाया ना कि बेसबैंड सिग्नल के लिए जो एफ मैक्सिमम है, इट इज बेसिकली द बी। फिर बात हो गई। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, greater than equal to बजाय less than है, then aliasing, which is basically overlapping of the spectra results. And if the signal is not strictly band limited, जी band limited signal किसको कहते हैं? जी, ऐसा सिग्नल जो फाइनाइट फ्रीक्वेंसी कंटेंट्स हो जिसके अंदर, इसको हम कहते हैं बैंड स्ट्रिक्टली बैंड लिमिटेड। और ऐसा सिग्नल जिसके फ्रीक्वेंसी कंटेंट्स लिमिटेड ना हो, उसमें इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी हो, उसको हम कहते हैं बैंड अनलिमिटेड। दिस इज अ बैंड अनलिमिटेड सिग्नल, व्हाइल दिस इज अ बैंड लिमिटेड सिग्नल। तो क्या बात है? इफ सिग्नल इज नॉट स्ट्रिक्टली बैंड लिमिटेड, यानी अगर इस किस्म का बैंड अनलिमिटेड सिग्नल है, उसको हमें क्या करना है? फर्स्ट इट मस्ट बी पास थ्रू लो पास फिल्टर बिफोर सैम्पलिंग। क्या मतलब? सैम्पलिंग जब हमने करनी है, तो सैम्पलिंग का मकसद ये है कि हम सिग्नल को फाइनाइट नंबर्स में लेके आ रहे हैं, फाइनाइट काउंट में लेके आ रहे हैं। तो अगर आपका सिग्नल बैंड अनलिमिटेड है, तो आप उसको फाइनाइट नंबर में नहीं लेके आ सकते। क्यों? क्योंकि देन द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी विल बी इन्फिनिटी एंड यू हैव टू कीप योर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट। तो फायदा ही नहीं है सैम्पलिंग का। तो इसकी सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आपने अपने सिग्नल को बैंड लिमिटेड बनाना है। तो बैंड अनलिमिटेड सिग्नल को बैंड लिमिटेड कैसे बनाते हैं? by passing it through a low pass filter. Low pass filter क्या होता है? What is the low pass filter? Just अगर हम filter की बात करें, filter is anything which plays its effect on frequency, ठीक है? और low pass filter क्या है? ऐसा filter जो कि low frequencies को pass करे, उसको low pass filter कहते हैं। इसके मुकाबले एक high pass filter होता है, ऐसा filter जो कि high frequencies को pass करे, इसको हम high pass filter कहते हैं, ठीक है? फिर हम बात करें low pass filter की। जब हम इसको इस सिग्नल को लो पास फिल्टर से पास करेंगे, तो इसके फ्रीक्वेंसी कंटेंट्स लिमिटेड हो जाएंगे ना। अब इससे अगली फ्रीक्वेंसी कट जाएगी, तो ये बैंड अनलिमिटेड सिग्नल कन्वर्ट हो जाएगा बैंड लिमिटेड सिग्नल में। तो इसका मतलब कि सैम्पलिंग अगर हमने करनी है, तो पहला स्टेप बैंड अनलिमिटेड सिग्नल का होगा कि हम उसको बैंड लिमिटेड सिग्नल बनाएं।
वरना ये नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा। सो फंडामेंटल रूल ऑफ सैम्पलिंग नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया, द वैल्यू ऑफ द सैम्पलिंग मस्ट बी ग्रेटर देन ट्वाइस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अगर हम टाइप्स देखें सैम्पलिंग की, सो देयर आर 3 टाइप्स, आइडियल सैम्पलिंग, नेचुरल सैम्पलिंग एंड फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। जी, व्हाट इज आइडियल सैम्पलिंग? आइडियल सैम्पलिंग या इसको हम सिंपली जो है वो इम्पल्स सैम्पलिंग भी कहते हैं। इट इज accomplished by the multiplication of the signal, जिसको हम सैंपल करना चाह रहे हैं, by the uniform train of impulses। हाँ जी, what is impulse? हमने चैप्टर 1 में भी इसको पढ़ा था। impulse क्या होता है? a signal of zero time and infinite magnitude is called an impulse signal। ठीक हो गया? time approaches to zero and magnitude approaches to infinity। तो अगर हम अपने सिग्नल को एक इम्पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई करें, ट्रेन किसको कहते हैं? ऐसा सिग्नल जो कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद बार बार रिपीट हो। जिस तरह ट्रेन में उसके जो डब्बे हैं वो बार बार रिपीट होते हैं एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद, इसी तरह हम इसको ट्रेन कहते हैं, इम्पल्स ट्रेन। ये एक इम्पल्स ट्रेन है, ठीक है, जिसमें एक फिक्स इंटरवल के बाद इम्पल्स रिपीट हो रही हैं। इसको कॉम फंक्शन भी कहते हैं इसकी शेप की वजह से, ठीक है, ये कॉम लाइक स्ट्रक्चर है इसका। तो अगर हम अपने सिग्नल को एक्स ऑफ टी विच इज़ द इनपुट सिग्नल, which is the analog signal, इसको हम करना चाह रहे हैं, सैंपल करना चाह रहे हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करा दें इम्पल्स ट्रेन से। ये इम्पल्स ट्रेन है, तो हमें जो है वो सिग्नल मिल जाएगा which is sampled signal। ठीक है, so this is the XS means a signal which is sampled। ठीक है, तो ट्रेन ऑफ इम्पल्सेस select sample values at regular intervals। तो अगर हम इसको देखें तो बेसिकली दिस इज इम्पल्स ट्रेन। डेल्टा ऑफ टी, डेल्टा ऑफ टी है, ये एक डेल्टा ऑफ टी है, ठीक है, डेल्टा ऑफ टी है ये। और अगर इस डेल्टा ऑफ टी को हम रिपीट कर दें एन टी एस के बाद, वेयर एन इज द इंटीजर एंड टी एस इज द सैम्पलिंग इंटरवल, दिस इज द सैम्पलिंग इंटरवल टी एस। तो अगर हम टी एस के बाद इस इम्पल्स को रिपीट करते जाएं, टी माइनस टी एस मीन्स कि एन फॉर एग्जांपल 1 है, तो ये फर्स्ट आ गया, 2 है तो सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, और -1 -2 सो ऑन। अगर हम इसको रिपीट करते जाएं तो जाहिर है कि एन को रिप्रेजेंट करेंगे -∞ प्लस ∞, बोथ साइड्स जीरो के ये इम्पल्स ट्रेन चल रही है, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो हमें ये सैंपल्ड सिग्नल यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट अगर हम देखना चाहें तो फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें इस इम्पल्स ट्रेन की, तो ये जो इम्पल्स ट्रेन है इसकी फोरियर सीरीज अगर हम फाइंड आउट करें तो इट इज इक्वल टू 1/ts समेशन e⁻−jn⁻st। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि इस स्टेज पे आप जहाँ पे भी फोरियर सीरीज या फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात है, तो आप जो फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म का एक टेबल आप लोगों ने देखा होगा, सबने डीएसपी की बुक के अंदर देखा होगा, टेबल ऑफ फोरियर सीरीज फोरियर ट्रांसफॉर्म। डीएसपी की बुक जो है उसके पेज नंबर अभी मुझे याद नहीं, तो या नेट से सिंपली आप सर्च कर लें फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म जो प्रॉपर्टीज हैं वो सर्च कर लें, आपको मिल जाएगा। तो वो बेसिकली प्रॉपर्टीज ही यूज होती हैं। इस वक्त इस स्टेज पे हम हर दफ़ा डिराइव नहीं करेंगे बैठ के कि हम इसकी फोरियर सीरीज को डिराइव करें, हम डायरेक्टली वो टेबल से यूज करेंगे। तो वो आप उसको बुक से या नेट से जो है वो टेबल को देख सकते हैं। तो जो इम्पल्स है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म इट इज e⁻jn⁻s t। ठीक हो गया, वेयर ⍵s = 2π/ts, और ये भी अगेन एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ⍵s इज बेसिकली एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज 2π/ts, क्योंकि आपको पता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा और लीनियर फ्रीक्वेंसी f का रिलेशन होता है, ⍵ = 2π/f। f इज लीनियर फ्रीक्वेंसी, जब आप लीनियर एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी दिखा रहे हैं तो दिस इज f, और जब आप एंगुलर एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी दिखा रहे हैं दिस इज कॉल्ड ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी व्हिच इज 2π/ts, where 2π इज द कंप्लीट पीरियड। ठीक हो गया, तो अब हमने क्या करना है, बेसिकली इस सिग्नल को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे x ऑफ t 1/ts, ये उसकी फोरियर सीरीज आ गई इम्पल्स ट्रेन की। तो ये हमारे पास
x of t 1 by ts summation n minus infinity e to j n omega s, ये वाली इक्वेशन यहाँ से आ गई, सिंपली आपने इसको यहाँ पे पुट कर देना इसके अंदर जी। अगर इसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लें, जाहिर है कि हमने अपने सिग्नल को फ्रीक्वेंसी में लेके जाना है, तो फ्रीक्वेंसी में लेके जाने के लिए सिग्नल का क्या लेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म। और आपको पता है कि अगर आपका सिग्नल डिस्क्रीट है तो आप फोरियर सीरीज लेते हैं, और अगर आपका सिग्नल कंटिन्यूस है तो आप फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ें साथ साथ जो डिस्कशन रहेंगी इनको आपने रिवाइज करना है, डीएसपी की बुक से कर लें या जनरल उसको सर्च करके रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप जो बुक है हमारी सकलार की वो पढ़ लेंगे तो उसके अंदर भी मज़ीद डिटेल्स गिवन होंगी, वहाँ से भी आप उसको पढ़ सकते हैं जी। तो अगर हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो एक्स एस ऑफ एफ नोटेशन है यहाँ पे, स्मॉल और कैपिटल इज यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्म इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, और टी रिप्रेजेंट्स टाइम डोमेन, एफ रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी डोमेन। इट इज इक्वल टू 1/ts। ये स्केलिंग थी, यहाँ पे आ गई। अच्छा, अब ये एक प्रॉपर्टी है हमारे पास उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म की, कि जब आपके पास सिग्नल एक्स ऑफ टी मल्टीप्लाई हो एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल से और आपने उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है, तो मल्टीप्लिकेशन फोरियर डोमेन में जाके कन्वोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाती है। अंडरस्टैंड कन्वोल्यूशन? ठीक है, कन्वोल्यूशन क्या होता है? कन्वोल्यूशन की डिटेल्स जो हैं ये उसमें डीएसपी और सिग्नल सिस्टम की बुक्स में अवेलेबल है, जस्ट उसको वहाँ से आप एक बार देख लें। हमने यहाँ पे स्टेज में इस वक्त कन्वोल्यूशन को यूज़ करना है, उसको कैलकुलेट या फाइंड नहीं करना इस स्टेज में। अच्छा, तो एक्स ऑफ एफ इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी, और मल्टीप्लिकेशन की जगह यहाँ पे कन्वोल्यूशन आ गया विच इज रिलेटेड बाय स्टार, और दिस फॉर जे एन ओमेगा टी समेशन इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म इट इज रिलेटेड बाय एफ ऑफ दिस सिग्नल। So it is equal to 1/ts x of f convolved with summation को बांटते हैं आप, और फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to power j n omega st, again it is equal to 1/ts x of f convolved with summation। हाँ जी, अब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखना हमने एक्सपोनेंशियल, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म इज अगेन एन इम्पल्स ट्रेन डेल्टा ऑफ f minus nfs। तो ये डेल्टा ऑफ f minus nfs कहाँ से है? बेसिकली इस e raised to power j n omega st का फोरियर ट्रांसफॉर्म है ये। ठीक है, ये देखेंगे f स्टैंड्स फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म, वेयर fs इज इक्वल टू ओमेगा s ओवर 2 पाई, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f। सो दिस इज इक्वल टू 1/ts समेशन, ये आप समेशन को आप यहां पे लिए हैं x ऑफ f माइनस nfs। हां जी, ये x ऑफ f था और ये डेल्टा f ऑफ f माइनस nfs था। जब हमने इन दोनों को कन्वॉल्व किया है तो ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये रिजल्ट क्यों आया, कौन सी प्रॉपर्टी लगी है यहाँ पे, तो बता सकते हैं? दिस इज बेसिकली द प्रॉपर्टी कि जब आप देखें, जब आप किसी सिग्नल को इम्पल्स ट्रेन के साथ कन्वॉल्व करते हैं तो आपका पूरे का पूरा सिग्नल वहाँ शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे वो इम्पल्स पड़ी हुई है। अब यहाँ पे चूंकि एक इम्पल्स नहीं है, एनएफएस इम्पल्स है, तो तमाम एनएफएस इम्पल्सेस पे आपका सिग्नल शिफ्ट हो गया। ठीक हो गया, दिस इज बेसिकली शिफ्टिंग। एक इसके मुकाबले में हमने पढ़ा था शिफ्टिंग, दिस इज शिफ्टिंग ऑफ द सिग्नल। आपका पूरा सिग्नल शिफ्ट हो गया, इट इज शिफ्टेड, SHIFTED, ये शिफ्ट हो गया ना सिग्नल। इसके मुकाबले हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी विच वाज शिफ्टिंग नॉट शिफ्टिंग। क्या फर्क है दोनों में? हाँ जी, जिन्होंने पहले सबने पढ़ा हुआ है, लेकिन ज्यादा मैं उनसे पूछूंगा जिन्होंने पहले 2 लेक्चर्स लिए। हाँ जी, क्या था शिफ्टिंग में? व्हाट वाज इन शिफ्टिंग हियर? जब आप एक सिग्नल को इम्पल्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? आपके पास सिंपल वो वैल्यू रिटर्न होती है जिस वैल्यू पे इम्पल्स है। तो ये इम्पल्स की पोजीशन थी, तो इस पोजीशन पे आपके पास इस सिग्नल की ये जो वैल्यू थी यहाँ पे रिटर्न होगी। आपका पूरा सिग्नल शिफ्ट नहीं हुआ वहाँ पे, जस्ट आपको एक वैल्यू मिली है। जबकि अभी जो हम पढ़ रहे हैं दिस इज कन्वोल्यूशन, जब आप सिग्नल को इम्पल्स ट्रेन से इम्पल्स से कन्वॉल्व कर रहे हैं, सो यू आर गेटिंग योर कंप्लीट सिग्नल शिफ्टेड एट द पॉइंट ऑफ इम्पल्स। आई थिंक इट इज क्लियर। सब क्लियर है ये पॉइंट? शिफ्टिंग और शिफ्टिंग का डिफरेंस क्लियर है सबको? कंटिन्यूअस पे बोल दिया करें यार, कम से कम मुझे आइडिया हो कि आप लोग जाग रहे हैं।
जी बिल्कुल। सर एक दफा दोबारा बता दें, मुझे समझ नहीं आई। हाँ, ये देखिए, क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि एक बार दोबारा बता दें, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर ये पॉइंट नहीं समझ आया, तो बताइए कौन सा पॉइंट नहीं समझ आया, मतलब सर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है। चलिए मुझे बताएं, शिफ्टिंग की समझ आई आपको? शिफ्टिंग, शिफ्टिंग तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, SIFTING, ये शिफ्टिंग समझ आ गई आपको? ये क्वेश्चन जिन्होंने पूछा है आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आपको शिफ्टिंग समझ आ गई है? जी सर। हाँ, तो शिफ्टिंग में क्या होता है, आपके पास एंड रिजल्ट क्या होता है, पूरा सिग्नल होता है या एक पॉइंट होता है? ये कंपोनेंट होता है सर। एक पॉइंट होता है, ठीक हो गया। और एक पॉइंट कहाँ पे होता है? जहाँ पे आपकी इम्पल्स एग्जिस्ट कर रही थी जिससे मल्टीप्लाई किया। जबकि कॉन्वोल्यूशन में हमारे पास रिजल्ट डिफरेंट है। डिफरेंस क्या है कि आपके पास एक पॉइंट नहीं है बल्कि पूरा सिग्नल जो है वो शिफ्ट हो गया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी सिग्नल की बात करूं कि ये सिग्नल था, इसको अब हमने मल्टीप्लाई नहीं किया बल्कि कन्वॉल्व किया उसी इम्पल्स से जहाँ पे ये इम्पल्स थी, तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा? इट विल बी द कंप्लीट सिग्नल जो ऑलरेडी यहाँ पे जीरो पे सेंटर्ड यहाँ पे था, अब वो पूरे का पूरा सिग्नल यहाँ पे चला गया जहाँ पे ये इम्पल्स थी। क्लियर है पॉइंट? जी सर। ठीक है सर, अब समझ आ गई। जी, तो हमारे पास ये 1/ts समेशन एक्स ऑफ एफ एस की जगह आप जो है वो 1/ts लिख सकते हैं, सो इट विल बी एफ माइनस एन ओवर टी एस। अब इसको अगर हम प्लॉट करें दिस एक्स ऑफ एफ और एक्स एस ऑफ एफ को, तो हम ये देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हमारे पास ये एक्स ऑफ एफ है। एक्स ऑफ एफ मींस एनी सिग्नल एक्स ऑफ टी, कोई भी सिग्नल था दुनिया जहाँ का, उसका हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म लिया है, इट इज कॉल्ड एक्स ऑफ एफ। ठीक है, एक्स ऑफ एफ एक बैंड लिमिटेड सिग्नल है। ये कहाँ से आया, किसका ट्राइंगल होता है ये नहीं हमें पता, हमें बस ये पता है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, एक ऐसा सिग्नल है जो कि बैंड लिमिटेड है फोरियर डोमेन में। ठीक है, अच्छा, और इसकी ये ज़ाहिर बी जो लिखा हुआ है ये बैंडविड्थ है इसकी, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है बी के अंदर अंदर है, दोनों तरफ प्लस बी और माइनस बी के अंदर है, ये बैंड लिमिटेड एक सिग्नल है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें तो बेसिकली जब हम इसकी सैम्पलिंग कर रहे हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है कि आपका सिग्नल एक्स ऑफ एफ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार। कहाँ पे रिपीट हो रहा है? 1/ts पे। 1/ts इज बेसिकली एफ एस, और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया है? 1/ts से मल्टीप्लाई हो गया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हुआ, आपका जो पहले मैग्नीट्यूड था फॉर एग्जांपल ए था, वो मैग्नीट्यूड अब A/TS हो गया है, यानी A/TS से डिवाइड हो गया है। और आपका ये जो स्पेक्ट्रम है ये रिपीट हो रहा है, कहाँ कहाँ रिपीट हो रहा है? 1/TS के बाद रिपीट हो रहा है, 1/TS, 2/TS, 3/TS, -1/TS, -2/TS एंड सो ऑन। ठीक है जी, क्लियर है ये पॉइंट? क्या आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि ये एक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म है? जब वो सिग्नल को हमने सैंपल किया तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका सैंपल्ड वर्जन ये बनता है। क्या ये पॉइंट समझ आ रहा है सबको? जी, रिस्पॉन्स एज्यूम करते हैं कि आपको समझ आ गई। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी एक्सिस को हम देखें तो फ्रीक्वेंसी एक्सिस में आप देख सकते हैं कि दिस इज 0, दिस इज बी, क्योंकि ये बी इसका बैंडविड्थ है। इसके बाद ये 1/TS है, 1/TS के हैं, या इसको आप एफ सी के, एक ही बात है। ठीक है, तो एफ सी से आगे बी एफ सी प्लस बी, और एफ सी से पीछे बी एफ सी माइनस बी। इसी तरह माइनस एफ सी, ये पॉइंट हो गया माइनस एफ सी प्लस बी, और ये पॉइंट हो गया माइनस एफ सी माइनस बी। तो इस तरह आप अपने सैंपल वर्जन का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे आइडियल सैम्पलिंग की, इम्पल्स सैम्पलिंग की। तो आइडियल सैम्पलिंग, इम्पल्स सैम्पलिंग का नतीजा क्या होता है, रिजल्ट ये होता है कि आपका सिग्नल जो है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिपीट होता है, इसकी कॉपीज बनती है आफ्टर एफ सी। So as long as fs is greater than 2f maximum, ठीक है, आप इसको fc कह लें या सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है फ्रॉम
एफ एस भी कह सकते हैं, विच वॉज बेसिकली व्हाट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उसको आप एफ एस भी कह सकते हैं, एफ एस सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि दिस इज बी और दिस इज आल्सो व्हाट इज दिस इज आल्सो बी, देखो ना ये भी बी है ना, तो ये कितना हो गया, ये भी तो बी हो गया ना, तो ये बी प्लस बी क्या हो गया 2b, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस 2b हो गया। अब मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो एफ एस है ये 2b से ज़्यादा या कम है, ज़्यादा है ना, बोले ना यार, Yes, जो sir. ये एफ एस पॉइंट है ये 2b से कम है या ज़्यादा है, जी सर आप बताएं। हाँ जी असद साहब आवाज़ आ रही है? हाँ जी, और कौन है आपसे मुश्तबा? अच्छा जी, जुनैरा आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है। जी, तो क्वेश्चन मेरा ये है कि हमारे पास ये जो डिस्टेंस था ये 2b से ज़्यादा या ग्रेटर कम है, था। ग्रेटर था, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जब 2b से ग्रेटर है तो कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही, बल्कि इन दोनों के दरमियान इतना सेफ डिस्टेंस है। अब अगर एफ एस, ये जो एफ एस है ये हम कहते हैं कि 2b से लेस है, तो क्या होगा, ये स्पेक्ट्रम यहाँ आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल। अब क्या हो रही है यहाँ पे Overlapping. ओवरलैपिंग हो रही है, दिस ओवरलैपिंग इज बेसिकली कॉल्ड व्हाट इज इट कॉल्ड, Alias. हाइसिंग। इट इज कॉल्ड एलियासिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली एलियासिंग रिजल्ट करती है अगर आपकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो 2b से कम है। So as long as frequency is written to your no overlap of repeated replicas, so minimum sampling condition हमने ये देखी fs minus fm is greater than fm, ये अगेन वही बात हो रही है, this is fs ये पॉइंट है और ये पॉइंट जो है ये fm है, ये पॉइंट क्या है fm। तो यहाँ पे अगर आप कंडीशन देखें fs minus fm is greater than fm, अगर इसको आप देखें which is fs, this is fs minus fm, ये रह गया ना, बाकी ये रह गया, इट इज ग्रेटर देन fm, या हम कह सकते हैं कि fm वापस रह गया तो fs ग्रेटर देन, दिस इज द कंडीशन ऑफ sampling Nyquist condition. So sampling theorem of finite energy function x of t can be completely reconstructed from its sampled values x of nts with g। अब अगर हम वापस अपने सिग्नल को टाइम डोमेन में ले जाएं, फ्रीक्वेंसी डोमेन और टाइम डोमेन दोनों में देख रहे हैं अपने सिग्नल को, अगर हम वापस टाइम डोमेन की बात करें, यानी हम इसकी बात करें सिग्नल की, इट वाज बेसिकली इन टाइम डोमेन, यहाँ से तो हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले गए ना सिग्नल को। तो x of t, what is x of t, it is equal to summation n minus 2 to infinity ts x of nts sin of 2 pi ft minus nts over 2 ts divided by pi t minus nts। अब ये जो टर्म लिखी हुई है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ सिंक फंक्शन, सिंक SINC, सिंक इज व्हाट, नथिंग बट sin थीटा ओवर थीटा, दिस इज कॉल्ड सिंक। तो बेसिकली आप इस सिग्नल की जो है वो, इस सिग्नल का अगर आप इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म करें तो आपके पास ये सिग्नल आ जाएगा, ठीक है। x of t इज इक्वल टू समेशन n माइनस इंफिनिटी ts x n ts, और ये कहाँ से आएगा, ये आपका रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल होगा, which is equal to summation n ts x n ts, और इसको आप सिंपली लिखें 2fs 2 माइनस n ts, और इसकी कंडीशन अगेन वही है कि 1 over fs which is called ts should be less than equal to 1 over 2fm, यानी इसका अगर आप रेसिप्रोकल ले लें, इसका रेसिप्रोकल जो है वो ts होगा और ये ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1 over 2fm। तो आइडियल सैंपलिंग या इम्पल्स सैंपलिंग इसको कहते हैं। दिस मींस दैट द आउटपुट इज सिंपली द रेप्लिकेशन ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल एट डिस्क्रीट इंटरवल्स। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ओरिजिनल सिग्नल था x of f, इसकी मतलब फ्रीक्वेंसी x of m थी, और अभी हमने जो सैम्पलिंग ट्रेन इम्पल्स ट्रेन का फुल ट्रांसफॉर्म लिया वो भी एक इम्पल्स ट्रेन थी, ये वो बनी हुई है।
उसके बाद आपने इन दोनों को जब कन्वॉल्व किया तो ये पूरे का पूरा सिग्नल शिफ्ट हो गया जहाँ जहाँ पे इम्पल्सेस पड़ी हुई हैं। तो TS जो है वो इसको हम Nyquist इंटरवल भी कहते हैं। इट इज द लॉन्गेस्ट टाइम इंटरवल दैट कैन बी यूज्ड फॉर सैम्पलिंग अ बैंड लिमिटेड सिग्नल एंड स्टिल अलाउ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सिग्नल एट द रिसीवर विदाउट डिस्टॉर्शन। तो ये इस कंप्लीट प्रोसेस को यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि आपके पास कोई भी सिग्नल है x ऑफ t टाइम में, ये उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है। आपने इसका FFT लिया, आपके पास इसकी बैंड लिमिटेड सिग्नल है FM और माइनस FM के दौरान। ये आपकी इम्पल्स ट्रेन है टाइम में, क्योंकि आपने देखा कि फोरियर सीरीज भी इसकी जो है वो एक इम्पल्स ट्रेन होती है आफ्टर FS, TS के गैप से थी, FS के गैप से है। और जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये इसकी सैंपल आ जाते हैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो रहा है कि आपका ये स्पेक्ट्रम शिफ्ट हो गया जहाँ जहाँ पे इम्पल्स पड़ी हुई है, ठीक है। तो जब भी हम एनालिसिस करेंगे सिग्नल का टाइम और फ्रीक्वेंसी दोनों में करेंगे, ठीक है। सैम्पलिंग में हमने ये देखा था कि 3 टाइप्स हैं सैम्पलिंग की, which was ideal sampling, natural sampling and flat top sampling। और रीज़न हमने ये देखी थी कि सैम्पलिंग सबसे पहले हम करते हैं जब भी आपने सिग्नल को आपने एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर के थ्रू पास करना है, तो पहला स्टेप जो है वो सैम्पलिंग का होता है। और सैम्पलिंग से हमारा जो एक्स एक्सिस है, जो टाइम एक्सिस है, वो डिस्क्रीटाइज हो जाता है। और टाइम एक्सिस डिस्क्रीटाइज हो जाए तो सिग्नल को हम कहते हैं डिस्क्रीट सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। और सैम्पलिंग की कंडीशन क्या थी कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी एट लीस्ट ट्वाइस द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, विच इज आल्सो नोन एज द नाइक्विस्ट क्राइटेरिया। उसके बाद फिर हमने देखा कि आइडियल सैम्पलिंग में सिंपली आपके पास जो सिग्नल है एक्स ऑफ टी, उसको आप इम्पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई करते हैं और आपको सैम्पल्ड सिग्नल मिल जाता है। इसकी जो फोरियर ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंटेशन है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, वो क्या है कि आपके पास जो भी सिग्नल टाइम डोमेन में है, जब आप उसको सैंपल करेंगे तो उसकी मल्टीपल कॉपीज बनेंगी, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि जब भी सैम्पलिंग करेंगे तो फ्रीक्वेंसी में उसकी कॉपीज बनेंगी, और ये जो कॉपीज हैं ये सेपरेटेड होंगी बाय अ डिस्टेंस ऑफ FS। तो इसलिए अगर FS जो है वो 2F मैक्सिमम से ज़्यादा होगा या 2B से ज़्यादा होगा तो ओवरलैपिंग या अलियासिंग नहीं होगी। अगर ये FS इस 2F मैक्सिमम से कम होगा तो फिर ये ओवरलैपिंग हो जाएगी, जिसको अलियासिंग कहते हैं। और अलियासिंग का नुकसान ये होता है कि आप अपने सिग्नल को जो है वो कम्प्लीटली रिकवर नहीं कर सकते जी। तो आइडियल सैम्पलिंग हमने टाइम डोमेन में और फ्रीक्वेंसी डोमेन में साथ साथ अगर हम देखें तो एक टाइम डोमेन का सिग्नल है, उसको हमने इम्पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई किया है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई हो रही है यहाँ पे, तो हम इसको मल्टीप्लाई करें जी सर शिफ्टिंग। शिफ्टिंग, ठीक है, शाबाश। और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली आपका सिग्नल कम्प्लीटली जो है वो उस जगह पे आता है या उसका एक पॉइंट आता है? सर पॉइंट आते हैं। हाँ जी, शाबाश, एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपकी इम्पल्स पड़ी हुई है, उस पॉइंट उस सिग्नल की यहाँ पे आपको मिलती है आउटपुट है। जबकि अगर हम अपने सिग्नल को इम्पल्स ट्रेन के साथ कन्वॉल्व कर रहे हैं इम्पल्स के साथ, तो क्या होता है? शिफ्टिंग, पूरा सिग्नल आता हाँ जी, शिफ्टिंग होती है। आपका सिग्नल जो है वो कम्प्लीटली शिफ्ट होता है जहाँ जहाँ पे इम्पल्स पड़ी है। ये दोनों जो प्रोसेसेस हैं ये आपके सामने रिटर्न है। टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका इक्विवेलेंट क्या होता है? कन्वोल्यूशन। कन्वोल्यूशन। और मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, जबकि कन्वोल्यूशन से जो है वो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो ये हमारे पास सैंपल सिग्नल आता है। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल सैम्पलिंग। In practice, we cannot perform ideal sampling. It is practically difficult to create a train of impulses। हाँ जी, अगर हम इसको देखें जो आइडियल सैम्पलिंग है, आइडियल सैम्पलिंग में ये जो आपको इम्पल्स ट्रेन नज़र आ रही है, क्या इस किस्म का इम्पल्स सिग्नल प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है? क्या प्रैक्टिकली ये एक इम्पल्स सिग्नल एग्जिस्ट करता है इस तरह का, या ये सिर्फ मैथमेटिकल और आइडियल कंसेप्ट है? सर ये आइडियल है। क्या वजह है? सर क्योंकि ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। और दूसरी रीजन क्या है? कि ये विद इन नो टाइम इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। कोई भी ऐसा प्रैक्टिकल सिग्नल पॉसिबल नहीं है कि विद इन 0 टाइम वो इन्फिनिटी उसका मैग्नीट्यूड हो। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं?
आइडियल इम्पल्स, दिस इम्पल्स इज एन आइडियल इम्पल्स। इसके मुकाबले में जो प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं सिग्नल, इट इज बेसिकली कॉल्ड अ पल्स ट्रेन। ये पल्स ट्रेन है, PULSE, पल्स, नॉट इम्पल्स, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी है ट्रेन? पल्स। जबकि पिछले में हमारे पास यहाँ पे क्या थी? इम्पल्स। इम्पल्स और पल्स का फर्क क्या है? इम्पल्स। इम्पल्स का मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी होता है और टाइम विड्थ 0 अप्रोच करती है, जबकि पल्स की टाइम विड्थ भी प्रैक्टिकली फाइनाइट होती है और एम्पलीट्यूड भी फाइनाइट होता है। सो क्या करते हैं हम प्रैक्टिकल सैम्पलिंग में? A non-ideal approach to sampling must be used, जो कि प्रैक्टिकल है। We can approximate a train of impulses using a train of very thin rectangular pulses, ठीक है। रेक्टेंगुलर पल्सेस जितना थिन रखेंगे उतना आइडियल पल्स पे अप्रोच करेगा ये, ठीक है। जितना इसकी विड्थ कम होगी, टॉ कम होगा। So we can represent an impulse, a pulse train by xp of t. X, p stands for pulse, which is equal to summation minus infinity to plus infinity, जितनी भी आप पल्स ट्रेन है इनफाइनाइट। और रेक्टेंगुलर सिग्नल के लिए हम यहाँ पे ये रेक्टेंगल का सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं, और t माइनस NTS का मतलब है कि ये NTS डिस्टेंस पे पड़ी हुई है पल्सेस, और डिवाइडेड बाय टॉ इज बेसिकली द विड्थ ऑफ ईच पल्स। और Fourier transform of impulse train is another impulse train. Convolution with an impulse train is a shifting operation, ये हम देख चुके हैं। तो ये हमारे पास, अगर हम इसको कहते हैं कि प्रैक्टिकल सैम्पलिंग, तो बेसिकली इट इज़ वेरी मच अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू नेचुरल सैम्पलिंग। नेचुरल सैम्पलिंग में क्या होगा? जी, इफ यू मल्टीप्लाई x of t by a train of rectangular pulses, जी इसी रेक्टेंगुलर पल्सेस से जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वी ऑब्टेन अ गेटेड वेवफॉर्म। ये वेवफॉर्म हमें मिलती है। अगर हम इसको देखें तो जहाँ जहाँ पे सिग्नल की वैल्यू है उस पल्स से मल्टीप्लाई होगी, और उस पल्स की वैल्यू, फॉर एग्जांपल एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, पल्स की वैल्यू कांस्टेंट होती है ना, जब इस सिग्नल से मल्टीप्लाई होगी तो सिग्नल की जो भी वैल्यू है, जो चेंजिंग वैल्यू है, उस टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये आपको नजर आ रहा है कि आपके पास ये जो रिजल्ट आ रहा है, ये एक वैल्यू नहीं है, इसकी जो मैग्नीट्यूड है ये पल्स के दौरान चेंज हो रही है। नजर आ रहा है आपको ये? यस सर। और ये चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू योर ओरिजिनल सिग्नल। सो x of t मल्टीप्लाइड बाय xp of t, और xp of t मल्टीप्लाइड बाय x of t gives you the sampled signal xs of t. The ideal sampled waveform known as natural sampling और gating, इसको नेचुरल सैम्पलिंग भी कहते हैं और गेटिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये जो पल्स होती है इसको गेट भी कहा जाता है, गेट सिग्नल। पल्स सिग्नल आल्सो कॉल्ड अ गेट सिग्नल। xs of t mathematically is equal to x into xp of t. x of t is equal to summation cn e raised to the power j 2 pi n fst। हाँ जी, ये क्या रिप्रेजेंटेशन है? इस पल्स की कौन सी रिप्रेजेंटेशन है? ये बता सकता है? इस पल्स की रिप्रेजेंटेशन है इन टर्म्स ऑफ इट्स फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज, आपको पता है कि आप दुनिया जहां के किसी भी सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फोरियर सीरीज, अगर वो डिस्क्रीट सिग्नल है, ठीक है। तो ये x of t, xp of t को हमने लिखा है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ इट्स फोरियर सीरीज। cn इज आर द फोरियर कोएफिशिएंट्स, ठीक है। इसकी आसानी क्या है? आसानी है कि जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन, xs of t will be xs of f, which is equal to Fourier transform of x of t multiplied by xp of t, which is equal to summation cn, क्योंकि कांस्टेंट था ये बाहर आ गया, Fourier of x of t multiplied by एक्सपोनेंशियल सिग्नल, ठीक है। एक्सपोनेंशियल सिग्नल अंदर आ गया, और आपको पता है कि फोरियर सिग्नल ऑफ अ सिग्नल मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी लगती है ना। समेशन cn x इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x, f of f minus nfs means f को हमने शिफ्ट करना है जितना एक्सपोनेंट की पावर है। सो दिस इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। क्लियर है ये बात? ये रिलेशन क्लियर है सबको? यस सर। तो देखिए, मैंने आप लोगों को जिस तरह पहले भी कहा था कि आप लोगों ने फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज को रिवाइज करना है, याद करना है, उनको दोबारा देखना है। उसकी वजह यह है कि वो बार बार यूज़ होंगी।
इसलिए अगेन मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको आप साथ साथ देखें। तो यहाँ पे जो हमने सिग्नल लिखा है, दिस इज बेसिकली द फोरियर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? कि एक्स ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय एन एक्सपोनेंशियल इज बेसिकली द फोरियर ऑफ एक्स शिफ्टेड इन टाइम इक्वल टू एन एफ एस। जी, तो अब हम इसको उसमें देखते हैं, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसका एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंटेशन है। एम्पलीट्यूड, लेट्स से कि एक्स ऑफ टी की फोरियर ट्रांसफॉर्म है एक्स ऑफ एफ, उसका एम्पलीट्यूड ये आपके सामने बना हुआ है। जब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है इस पल्स ट्रेन से या रेक्टेंगल गेटिंग से इन टाइम डोमेन, इट इज़ इक्वलेंट टू कि आप इसको इसकी जो सिंक फंक्शन बनता है रेक्टेंगल का सिंक बनता है, और सिंक को हम रिप्रेजेंट किया हुआ है इन फोरियर कोएफिशिएंट से। इससे हमने इसको कन्वॉल्व करना है। तो जब हम इसको कन्वॉल्व करेंगे तो जहाँ जहाँ पे ये फोरियर कोएफिशिएंट है वहाँ पे आपका ये सिग्नल का स्पेक्ट्रम जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, और ओवरऑल इसकी एनवेलप जो है सिंक शेप की होगी रेक्टेंगल की वजह से। दिस इज द रिजल्ट ऑफ नेचुरल सैम्पलिंग इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। ईच पल्स इन एक्स पी ऑफ टी हैज अ विड्थ ts एंड एम्पलीट्यूड 1/ts। ठीक है, ts इसकी विड्थ है और एम्पलीट्यूड 1/ts है। द टॉप ऑफ ईच पल्स फॉलोज द वेरिएशन ऑफ द सिग्नल बीइंग सैंपल्ड। ये वही बात जो अभी हमने ऑलरेडी की है। एक्स ऑफ एफ इज द रेप्लिकेशन ऑफ एक्स ऑफ एफ पीरियोडिकली एवरी एफ एस। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसको हमने पीरियोडिकली शिफ्ट किया है एफ एस के बाद। एंड इट इज वेड बाई सी एंड द फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपने सिग्नल को रिप्रेजेंट किया इन टर्म्स ऑफ Fourier series coefficient. The problem with the natural sampled waveform is that the tops of the sampled pulses are not flat. हाँ जी, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसकी टॉप जो फ्लैट नहीं है बल्कि इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। It is not compatible with a digital system since the amplitude of each sample has infinite number of possible values. जी, अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इस वक्त आपके पास जो हर सैंपल की टॉप है वो कांस्टेंट नहीं है बल्कि उसकी वैल्यू वेरी कर रही है। तो जो वैल्यू वेरी कर रही होती है वो एनालॉग होती है या डिजिटल होती है? एनालॉग होती है। शाबाश। तो जब ये वैल्यू चेंज हो रही है तो इसका मतलब है कि हम इसको डिजिटल सिग्नल नहीं कह सकते। ठीक हो गया, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे अब जब हम इसको सैंपल कर रहे हैं तो हमें जो सैम्पलिंग का रिजल्ट था कि हमें एक डिजिटल सिग्नल चाहिए था डिस्क्रीट सिग्नल के साथ, तो वो हमें इस वक्त यहाँ पे नहीं मिला। सो इट इज़ नॉट कंपेटेबल विद अ डिजिटल सिग्नल। Digital system, since the amplitude of each sample has infinite number of possible values. So we use another technique known as flat top sampling to alleviate this problem. ठीक है, तो flat top sampling में क्या होगा, जिसमें ऑलरेडी हम प्रॉब्लम देख चुके हैं। The pulse is held to a constant height for the whole sample period. तो अब हम जो वैल्यू रखेंगे पल्स की उसको for the whole sample period, जितने टाइम के लिए वो सैंपल रहेगा उसको हम कांस्टेंट रखेंगे। पहली बात। Flat top sampling is obtained by the convolution of the signal obtained after ideal sampling with a unity impulse amplitude practical rectangular pulse. अब इसमें क्या होगा कि हम एक आइडियल सैम्पलिंग का सिग्नल जनरेट करेंगे लेकिन उसका एम्पलीट्यूड जो है वो यूनिटी रखेंगे। क्यों? उसकी वजह ये कि इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड पॉसिबल नहीं है, तो उसका एम्पलीट्यूड हम रखेंगे यूनिटी। दिस टेक्निक इज आल्सो कॉल्ड सैंपल एंड होल्ड ऑपरेशन। ठीक है, सैंपल एंड होल्ड ऑपरेशन एक जनरल ऑपरेशन होता है जिसमें एक वैल्यू को होल्ड कर लिया जाता है। Sample and hold operation. In sample and hold operation, input signal is continuously sampled and then the value is held for as long as it takes for the analog to digital converter to acquire its value. यहाँ पे देखें फ्लैट टॉप सैम्पलिंग हमारे पास लेट्स से एक सिग्नल है x डैश ऑफ टी, इसको हमने फ्लैट टॉप सैम्पलर में से गुजारना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सैंपल एंड होल्ड है जो कि कांस्टेंट वैल्यू होल्ड करेगा एक फिक्स टाइम के लिए। उसके बाद जब आपके पास जो रिजल्ट आएगा फ्लैट टॉप सैम्पलिंग का वो ये होगा कि आपकी सिग्नल की वैल्यू तो चेंज हो रही है लेकिन एक पल्स के लिए उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। आप देख सकते हैं ये आपका ओरिजिनल सिग्नल था लेकिन जब इस सैंपल एंड होल्ड से गुजारा तो इसकी वैल्यू किसी एक सैंपल के लिए कांस्टेंट है एज कंपेयर टू नेचुरल सैम्पलिंग जिसमें आपके पास एक सैंपल की वैल्यू कांस्टेंट नहीं थी। ठीक है, डिफरेंस क्लियर हो गया सबको? फर्क समझ आ रहा है सबको ये फ्लैट टॉप सैम्पलिंग का और नेचुरल सैम्पलिंग का? Yes, sir. So mathematically x dash of t which is equal to x of t multiplied by delta of t, ये बेसिकली है जिसमें हमने ऑलरेडी बात की थी ना कि ये हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग आइडियल सैम्पलिंग। तो ये आपकी
आइडियल सैम्पलिंग के बाद जो एक्स डैश ऑफ टी है उसको हम गुजार रहे हैं इस फ्लैट टॉप सैम्पलिंग से, ठीक हो गया। ये एक्स डैश ऑफ टी रिप्रेजेंट्स आइडियल सैम्पलिंग के बाद फ्लैट टॉप सैम्पलिंग, यानी उस आइडियल में जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो इनफाइनाइट वैल्यू थी, उसको हमने एक फिक्स्ड फाइनाइट कांस्टेंट वैल्यू ले लिया विच इज इक्वल टू 1। सो पी ऑफ टी कन्वोल्यूशन एक्स ऑफ टी डेल्टा ऑफ टी, एक्स डैश की जगह ये पूरी आप वैल्यू पुट करें। अगेन पी ऑफ टी कन्वॉल्व विद एक्स ऑफ टी समेशन, क्योंकि ये इम्पल्स ट्रेन है, डेल्टा ऑफ टी माइनस एन टी एस, टेकिंग द फोरियर ट्रांसफॉर्म द फोरियर। देखें जब भी हम एनालिसिस करते हैं ना, टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन दोनों में कर रहे होते हैं, उसकी रीज़न ये है कि हमें उस सिग्नल की इक्वलेंट वैल्यू क्या फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स मिल रहे हैं वो भी यहाँ पे हमें फाइंड आउट करने होते हैं। सो द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एस ऑफ टी, इस पूरी की पूरी इक्वेशन का आप फोरियर ट्रांसफॉर्म साथ में ले लें यहाँ पे, ठीक है। पी एफ एफ इंटू फोरियर ऑफ दिस सिग्नल, और ऑलरेडी आपको पता है कि जब आप इसका फोरियर लेंगे बेसिकली दिस मल्टीप्लिकेशन विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉन्वोल्यूशन, ठीक है। एक्स ऑफ एफ और डेल्टा ऑफ एफ माइनस एन एफ एस, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म इन दोनों कन्वॉल्व करेंगे हम, तो इट विल बी एक्स ऑफ एफ विच विल बी शिफ्टेड एट एन एफ एस, वेयर पी एफ एफ इज अ सिंक फंक्शन। क्यों? क्योंकि पी ऑफ टी जो है वो क्या था, रेक्टेंगल था, और रेक्टेंगल का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एक सिंक फंक्शन होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एस ऑफ एफ इज बेसिकली अ सिंक फंक्शन, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करती है इस मेन लोब को विच इज इक्वल टू 2fs। So flat top sampling becomes identical to ideal sampling as the width of the pulse becomes shorter। जब हम इसको शॉर्ट कर देंगे तो ये एक रेक्टेंगल को अप्रोच कर देगी। ये तीन किस्म की जो सैम्पलिंग थी, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडियल सैम्पलिंग जिसमें आपके पास एक आइडियल इम्पल्स ट्रेन है, उसके बाद नेचुरल सैम्पलिंग जिसमें हम कर्व को फॉलो करते हैं, और एंड पे फ्लैट टॉप सैम्पलिंग जिसमें हर पल्स की वैल्यू कांस्टेंट होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन अगर है सैम्पलिंग से रिलेटेड तो पूछने, फिर हम आगे चलेंगे ऐसे ही। एनी क्वेश्चन प्लीज? नो सर। जी आगे चलते हैं। वेक्टर रिकवरिंग द एनालॉग सिग्नल। अब हम बात कर रहे हैं कि एक सिग्नल आपका कन्वर्ट हो चुका है सैंपल सिग्नल में, और हम उसको रिकवर करना चाह रहे हैं वापस ओरिजिनल सिग्नल के लिए। अभी हमने क्वांटाइजेशन ही पढ़ी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सैम्पलिंग के प्रोसेस को हम इन्वर्स करके वापस ओरिजिनल सिग्नल कैसे फाइंड कर सकते हैं। वन वे ऑफ रिकवरिंग द ओरिजिनल सिग्नल फ्रॉम सैंपल्ड सिग्नल XSFF इज टू पास इट थ्रू अ लो पास फिल्टर। सबसे आसान मेथड है कि आप उसको एक लो पास फिल्टर से पास कर दें। कैसे देखें, ये सिग्नल कौन सा है, व्हाट सिग्नल इज दिस, ये आपका सैंपल्ड सिग्नल है, ठीक है। XSFF मींस, अब देखिए टर्म्स आपको समझ आ जानी चाहिए। व्हेन वी से XSFF, तो XSFF मींस X ओरिजिनल सिग्नल व्हिच इज इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, और S मींस इट्स सैंपल्ड वर्जन, ठीक है, और अलोंग फ्रीक्वेंसी F। तो जब भी आपने प्लॉट बनाना है तो कंप्लीटली लेबल करना है, इस एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है F, इस एक्सिस पे XSFF है, और इसके जो फ्रीक्वेंसी वैल्यूज़ हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड बैंडविड्थ B, और ये 1/TS या FS कह लें इसको, FS इज 1/TS, और FS प्लस B ये पॉइंट हो गया, और FS माइनस B ये पॉइंट हो गया। सो वन वे ऑफ रिकवरिंग इज टू पास दिस कंप्लीट सिग्नल थ्रू अ लो पास फिल्टर विद बैंडविड्थ B। क्या होगा, जब आप इस सिग्नल को इसमें से पास करेंगे तो फिल्टर क्या करता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, इस सिग्नल को क्या करेगा, वो ये जो ब्लू फिल्टर है क्या करेगा इस रेड सिग्नल के साथ, सर जो लो फ्रीक्वेंसीज होंगी उनको पास करेगा। कहाँ तक पास करेगा, कहाँ तक अलाउ करेगा, जितनी उसकी बैंडविड्थ है। इसकी बैंडविड्थ कितनी है लो पास फिल्टर की, B। सो B तक इसको पास करेगा, और उससे आगे उसको कट कर देगा। तो आपके पास फाइनली क्या रिजल्ट आएगा, कि आपके पास X ऑफ F ओरिजिनल सिग्नल वापस मिल जाएगा। क्लियर है, ये लो पास फिल्टर से ओरिजिनल सिग्नल रिसीव करना। तो लो पास सिंपली क्या करेगा कि फिल्टर का काम ये होता है कि कुछ फ्रीक्वेंसीज को अलाउ करता है, कुछ फ्रीक्वेंसीज को अलाउ नहीं करता। तो जब हम कहते हैं कि लो पास फिल्टर है तो लो फ्रीक्वेंसीज को अलाउ करेगा। अब कहाँ तक अलाउ करेगा, डिपेंडिंग अपॉन इट्स बैंडविड्थ।
इसकी बैंडविड्थ कितनी है b, तो b तक इसको पास करेगा, उसके बाद इसको अलाउ नहीं करेगा। सो इफ fs इज ग्रेटर देन 2b वी रिकवर x ऑफ t एग्जैक्टली। देखिए अगर तो इन दोनों में ये डिस्टेंस है, ओवरलैपिंग नहीं है, तो आपको अपना ओरिजिनल सिग्नल वापस मिल जाएगा। अगर ये ओवरलैपिंग होती तो क्या होगा, else we run into some problem and signal is not fully recovered। तो क्या होगा, इसको कहते हैं अंडर सैम्पलिंग एंड एलियासिंग। अंडर सैम्पलिंग का मतलब है कि ओरिजिनल जो सैम्पलिंग हमने रखी थी fs ट्वाइस fs, वो हम ट्वाइस fs से कम रख रहे हैं, विच इज कॉल्ड अंडर सैम्पलिंग। सो इफ द वेवफॉर्म इज अंडर सैम्पल्ड, इस प्रोसेस को एलियासिंग भी कहते हैं। fs is less than 2b then there will be spectral overlap in the sampled signal। तो आप देख सकते हैं कि सैम्पल्ड सिग्नल में ये ओवरलैपिंग आ गई है। अब आपका b जो बैंडविड्थ है उसके अंदर, उसके खत्म होने से पहले ही जो है वो दूसरा स्पेक्ट्रम भी आ गया है, which is basically overlapping। So the signal at the output of the filter will be different from the original signal spectrum। यहाँ पे अगर आप फिल्टर लगाएं जिसकी बैंडविड्थ b हो, तो आपको इस किस्म का कटा हुआ सिग्नल मिलेगा। आपको ओरिजिनल सिग्नल तो यहाँ तक कंप्लीट होना चाहिए ना, अगर हम यहाँ पे बनाए तो ओरिजिनल सिग्नल तो ऐसा होना चाहिए ना नीचे तक, ठीक है। लेकिन हमें ओरिजिनल सिग्नल नहीं मिल रहा, बल्कि उसका कटा हुआ वर्जन मिल रहा है, which is not the original signal, and this change of signal is due to aliasing। This is the outcome of aliasing। This implies that whenever the sampling condition is not met, an irreversible overlap of the spectral replicas is produced। So we can see here कि आपके पास ये सैम्पल्ड सिग्नल का x ऐसा था, अगर इसके साथ अगला कंपोनेंट जो है वो ओवरलैप हो गया तो क्या हो रहा है, fs के ऊपर सेंटर्ड है और इसका ये पॉइंट fs/2 है, ये पॉइंट fs-fm है, क्योंकि ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज fm। जी ये वाले एक्सिस सबको समझ आ रहे हैं? इस एक्सिस पे वैल्यूज जरा देख लें, किसी को अगर इस एक्सिस पे कोई वैल्यू समझ नहीं आती तो पूछ लें। एनीवन जिसको समझ आ रहा हो कि ये इस एक्सिस पे fs क्या है, fs/2 क्या है, fs-fm क्या है। देखिए जब हम क्वेश्चंस करेंगे सैम्पलिंग के लिए ऐसे के, तो आपको ये जो है क्या कहते हैं एक्सिस, ये हमेशा वो करने पड़ेंगे, लेवल करने पड़ेंगे, उनको जरा अच्छी तरह देख लें। ये सर FM हम क्या लेते हैं सर? FM मींस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ये देखिए आप, ये आपका ओरिजिनल सिग्नल था ना, इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ तक है, सो दिस इज कॉल्ड FM। अच्छा, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का चूंकि ट्वाइस होना चाहिए, तो इसलिए जो है वो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर ट्वाइस नहीं है तो फिर क्या हो रहा है, तो ट्वाइस नहीं है तो ये रेप्लिका जो नेक्स्ट है ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है। अगर तो ये fs 2fm से ज़्यादा होता तो ये जो पॉइंट है ये वाला, मैं यहाँ पे मार्कर लगा लूँ, ये जो पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट यहाँ ना होता, बल्कि ये पॉइंट इस fm से आगे कहीं होना चाहिए था, इधर कहीं होना चाहिए था। इफ नाइक्विस्ट वाज ओवरफिल्ड, तो ये आपका रेड वाला कंपोनेंट बनना था, जिसमें अब इन दोनों पॉइंट्स में ये बीच में डिस्टेंस आ गया, इसको हम गार्ड बैंड कहते हैं। गार्ड बैंड का मतलब है कि सेफ डिस्टेंस है, गार्ड है। लेकिन जब एलियासिंग हुई है तो क्या हुआ है कि ये वाला कंपोनेंट शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि fs कम है 2f मैक्सिमम से, जिसकी वजह से ये वाला कंपोनेंट का ये पार्ट और इस कंपोनेंट का ये पार्ट अब ये ओवरलैप होगा। अभी जो ग्रे शेडेड रीजन है, दिस इज कॉल्ड बेसिकली द ओवरलैप। क्लियर है सर? सही। तो इसको हम कहते हैं एलियासिंग। So this could be due to x of t containing higher frequency than we were expected। Let's say कि आपने कहा जी मैंने A to D कन्वर्टर इस्तेमाल किया है और उसमें हमने फ्रीक्वेंसी रखी है 100 हर्ट्ज, ओरिजिनल सिग्नल फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज थी, 40 का डबल 80 होता है, 80 से ज़्यादा 100 रख लिया, वेल एंड गुड। लेकिन आपको बाद में एलियासिंग मिल गई, उसकी वजह ये निकली कि आपने जितना सिग्नल का फ्रीक्वेंसी कंटेंट एक्सपेक्ट किया था उससे हायर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आपके पास आ गया है, और एन एरर इन कैलकुलेटिंग द सैम्पलिंग रेट। Under normal conditions, undersampling of signal causes aliasing and it is not recommended। क्योंकि aliasing के बाद आप अपने सिग्नल को रिकवर नहीं कर सकते। इसका सोल्यूशन क्या है? अब हम इस aliasing को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? पहली चीज़ अवॉइड करने का तो ये है कि आप हमेशा चेक करें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है और उसका डबल रख लें। लेकिन बात सूरत में ये होता है कि आपको पता नहीं होता कि इनपुट जो सिग्नल आ रहा है, जैसे आपने कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया है, उससे एक सिग्नल को रिसीव करना है,
या एक सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, आपको पता नहीं कि किस तरह का सिग्नल इनपुट आ गया है, या आपका वो एक्टिविटी काम नहीं कर रहा, या दूसरी चीज़ ये कि आपने जो है वो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट नहीं कर सके। तो इसका सोल्यूशन ये था कि आप सिग्नल को ट्रांसमिट करने से पहले ही एंटी एलियासिंग फिल्टर इस्तेमाल करते हैं। एंटी एलियासिंग फिल्टर क्या करता है? एलियासिंग का एंटी है ये, और ये भी एक फिल्टर है। So all physically realizable signals are not completely band limited. What is a band limited signal? What does the term band limited mean? We have already studied it 2 to 3 times. सर जिसमें फ्रीक्वेंसी हमारे पास फाइनाइट होती है। हाँ जी, शाबाश। ऐसा सिग्नल जिसमें फाइनाइट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हो। लेट्स से कि ये एक सिग्नल है, कंसीडर में दिस इज अ बैंड लिमिटेड सिग्नल। इसका बैंड यहाँ से लेकर यहाँ तक है। एक और सिग्नल हम देखते हैं, एक सिग्नल इस तरह का है, ठीक है। इस किस्म के सिग्नल को हम कहते हैं बैंड अनलिमिटेड सिग्नल। क्यों? क्योंकि इसका बैंड इनफाइनाइट है। सो इफ देयर इज a significant amount of energy in frequencies above half the sampling frequency, aliasing will occur. Let's say हम कहते हैं कि ये एक सिग्नल की फ्रीक्वेंसी fs/2, अगर तो इसका फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट fs/2 से आगे वाले में भी सिग्नल की काफ़ी एनर्जी है, फिर जो है वो aliasing हो सकती है। Aliasing can be prevented by first passing the analog signal through an anti-aliasing filter, also called pre-filter, before sampling is performed. तो सैम्पलिंग से पहले ये स्टेप होता है। एंटी एलियासिंग का स्टेप कहाँ होगा? सैम्पलिंग से भी पहले होगा। द एंटी एलियासिंग फिल्टर इज सिंपली अ लो पास फिल्टर। अब एंटी एलियासिंग ने करना क्या है? नाम इसका एंटी एलियासिंग है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे जी कि ये तो नया फिल्टर आ गया, लेकिन कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एंटी एलियासिंग फिल्टर का काम सिर्फ ये है कि उसने आपके सिग्नल की बैंडविड्थ को एक स्पेसिफिक रेंज में लेके आना है। समझ आ रही है? सिग्नल की बैंडविड्थ को स्पेसिफिक रेंज में लेके आना है, which is basically fs/2. So anti-aliasing filter is simply a nothing but a low pass filter with cutoff frequency equal to half the sample rate. तो क्या हमें बात समझ आई? हमें ये बात समझ आई कि एंटी एलियासिंग फिल्टर कुछ भी नहीं है, सिंपली एक लो पास फिल्टर है। ऐसा लो पास फिल्टर जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? fs/2। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? व्हाट इज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी? नहीं जी, आप लोगों ने डीएसपी कम्युनिकेशंस काफी कुछ पढ़ा हुआ है। व्हाट इज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी? ये तो डीएसपी में कंट्रोल्स में सिग्नल सिस्टम में टर्म यूज होती है। कट ऑफ मींस वो पॉइंट जिसके आगे कट हो जाएगा सिग्नल। सो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होगी वो फ्रीक्वेंसी होगी जिससे आगे सिग्नल को कट हो जाना। अब यहाँ पे आप देखें, आपके पास ये पॉइंट है, लेट्स से कि ये आपका ओरिजिनल सिग्नल, इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो आपने इसको सैंपल किया है, तो सैंपल करने के बाद अगर तो आपके पास ये ब्लैक वाला केस है जिसमें आपका स्पेक्ट्रम ऑलरेडी ट्वाइस ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है सैंपल्ड सिग्नल, तो वेल एंड ओके। लेकिन अगर वो लेस देन ट्वाइस है तो ब्लू वाला सिग्नल बनेगा विच विल ओवरलैप। सो एलियासिंग इज प्रिवेंटेड by forcing the bandwidth of the sampled signal to satisfy the requirement of the sampling curve. तो हम क्या करेंगे, पहले ही बजाय इसके अपने सिग्नल को FM तक रखें, हम इसको इतना कट कर देंगे जितनी भी वैल्यू fs/2 की होती है। अब ये रेड ओरिजिनल आपका सिग्नल था, इसको लेकिन हमने एंटी एलियासिंग फिल्टर से जो पास किया तो इसकी फ्रीक्वेंसी को लिमिट कर दिया, लिमिट फ्रीक्वेंसी थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट में इसको लिमिट कर दिया, तो ओरिजिनल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हमने कम कर दी है। बात क्लियर हो रही है? एंटी एलियासिंग फिल्टर में क्या हो रहा है? यस सर। जब हमने इसको लिमिट किया तो फ़ायदा क्या हुआ हमें? फ़ायदा ये हुआ कि आपके पास जो ओरिजिनल सिग्नल था रेड वाला जिसमें ओवरलैप होना था, अब जब हमने इसको कट डाउन कर दिया लो पास फिल्टर करके, लो पास फिल्टर इज जस्ट एन एंटी एलियास फिल्टर, इसका फ्रीक्वेंसी कंटेंट थोड़ा हो गया, और अब जब हमने इसको सैंपल किया है तो आपका सिग्नल ऑलरेडी जो है वो सेफ लिमिट में आ गया है, और आपके पास जो है वो बीच में गार्ड बैंड है, और अब आपकी ओवरलैपिंग जो है वो खत्म हो गई है। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग एन एंटी एलियासिंग फिल्टर। जी, यहाँ तक किसी को कोई पॉइंट पूछना है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो पहले पूछें। सर जी
सर जैसे सिंक सिग्नल है सर, उसका तो ये होता है कि हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं सर। अगर उसमें हम लोग एंटी एलियासिंग फिल्टर यूज करते हैं तब तो सही है, लेकिन सर इसमें तो हम लोग सिंपल अगर हम लोग अपने नेक्वेस्ट क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो तब भी हमारे पास सही आंसर आ सकता था फिल्टर यूज करने के बजाय। इस केस में जो आपके सामने केस बना हुआ है, जी सर। देखिए ना, ये आपके पास ब्लैक कलर्ड सिग्नल है ना, ये आपका सिग्नल है जो एंटी एलियासिंग के बाद मिल रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऊपर वाले फिगर से समझाता हूँ। ये आपका फॉर एग्जांपल एक सिग्नल था, जब आपने इसको सैंपल किया ट्वाइस पे तो ये ब्लैक सिग्नल, दोनों के दरमियान डिस्टेंस है, वेल एंड गुड। अगर आपने इसको नाइक्विस्ट क्राइटेरिया के मुताबिक सैंपल नहीं किया तो क्या होगा, ये ओवरलैप आ जाएगा, विच इज बेसिकली एलियासिंग। यहाँ तक क्लियर है पॉइंट? यस सर। अच्छा, अब हम इस ब्लू वाले केस को अवॉइड करने के लिए एंटी एलियासिंग फिल्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। एंटी एलियासिंग फिल्टर ये कर रहा है कि आपके सिग्नल कंटेंट को लिमिट कर रहा है एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी तक, विच इज़ बेसिकली fs/2 या उससे कम। तो होगा क्या कि जब आपका सिग्नल अब सैंपल होगा तो ऑलरेडी उसकी साइड पे जो बैंड है ये वाला, ये ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी में मिनिमाइज हो गया है। आप ये कह सकते हैं कि आपका सिग्नल चेंज हुआ है, ओरिजिनल सिग्नल नहीं है, लेकिन इस चेंज के पीछे ट्रेड ऑफ ये है कि आपका लॉस कम है। ये लॉस ज़्यादा होना था अगर आप एंटी एलियासिंग फिल्टर इस्तेमाल ना करते। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? मैं पता नहीं समझा पाया हूँ या नहीं, दोबारा आप पूछें अगर मैं नहीं पर समझा पाया। सर मैं ये कह रही हूँ ना कि सर ये वाला जो सिग्नल है एफएम है, लेकिन सर अगर हम लोग नाइक्विस्ट क्राइटेरिया लगाते हैं तो सर ये इस पे एलियासिंग नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये लिमिटेड है एफएम में। हम लोग जो फ्रीक्वेंसी एफएस यूज करेंगे वो ग्रेटर देन 2 एफएम करें तो सर आना ही नहीं चाहिए। हाँ, वो बात आपकी ठीक है। मैंने आप सबसे पहले बात ही ये की कि आपके पास दो केस हो सकते हैं। एक ये कि आपने जो एफएस कैलकुलेट की वो 2 FM के मुताबिक नहीं कैलकुलेट की, वो 2 FM से कम आ गई, पहला केस। दूसरा केस ये है कि आपने कम्युनिकेशन सिस्टम डिज़ाइन कर लिया, उसकी फ्रीक्वेंसी के अंदर जो सैम्पलिंग थी वो आपने फिक्स कर दी। अब आपके पास जो सिग्नल आया उस एडीसी की फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी का आ गया, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आ गया। अब क्या सोल्यूशन है? एक सोल्यूशन तो ये है कि आप पूरे का पूरा एडीसी चेंज करें, आप नया एडीसी लेके आए जिसकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हायर हो। दूसरा हाल ये है कि आप सिग्नल को पहले ही एंटी एलियासिंग फिल्टर से पास कर लें ताकि सिग्नल थोड़ा छोटा हो जाए लेकिन एलियासिंग से बच जाए। अब मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी। यस सर। जी, और किसी का भी क्वेश्चन है? सर ये जो आफ्टर फिल्टर जो ये ब्लैक लाइन है सर, तो क्या सर इसका कोई ये तो लिमिट हमारे फ्रीक्वेंसी है ना सर, जी सर, तो क्या इसका एफएल नहीं हो सकता था कि हम इसको लिमिट मतलब स्ट्रेट अवे इनको नाम देते कि लिमिट मतलब जी फ्रीक्वेंसी? सर, ऐसे है कि आपका ओरिजिनल सिग्नल फॉर एग्जांपल ये रेड वाला सिग्नल था, ठीक हो गया, ये मैक्सिमम ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी इसकी, ये एफएम वाली। अब हमने जब इसको एंटी एलियासिंग फिल्टर से पास किया, एंटी एलियासिंग फिल्टर इज अ लो पास फिल्टर जो कि इसकी फ्रीक्वेंसी को, इतने फ्रीक्वेंसी कंटेंट को वो काट रहा है, ठीक हो गया। जी सर। अब हो क्या रहा है, ओरिजिनल सिग्नल तो आपका चेंज हो रहा है, उसमें जी तब्दीली आ रही है, उसमें लॉस हो रहा है, लेकिन ये लॉस एज कंपेयर टू दिस ह्यूज लॉस कम है। ये भी हम आगे देखेंगे कि आपका लॉस जो है वो कम है। बात समझ आ रही है सर? जी सर। जब बाद में हमने इसको सैंपल किया तो हमारे पास ओवरलैपिंग नहीं आई। अब होता क्या है कि जब हम फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे अगर आपको बना के दिखाऊं, जब ओवरलैपिंग आती है तो ओवरलैपिंग से आपका इतना सिग्नल वेस्ट हो जाता है, ठीक हो गया सर। जी सर। जबकि सिर्फ एंटी अलियासिंग से आपका जस्ट इतना सिग्नल वेस्ट होता है। तो लॉस दोनों सूरतों में है, लेकिन हम कहते हैं कि हमारा नुकसान कम हो। कम नुकसान किस चीज़ में है? जब हम एंटी अलियासिंग फिल्टर यूज़ कर रहे हैं। तो ये इसके पीछे रीज़न है। सही सही। जी, और कोई? क्लियर हो गया होगा उम्मीद है। इसको बाद में भी स्टडी कीजिएगा ताकि मज़ीद इस पर क्लैरिफिकेशन आ जाए। आप लोगों से रिक्वेस्ट की कि आप लोग साथ साथ बुक रीडिंग की भी प्रैक्टिस आदत डालें। इसकी वजह ये है कि हम जब यहाँ पे कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो उस टॉपिक का 60%
पोर्शन भी नहीं स्लाइड्स में कवर होता, उसकी बहुत सारी डिटेल्स में लिखी होती हैं जो कि ज़ाहिर है कि एक लेक्चर के दौरान पॉसिबल नहीं है। अगर हम बुक से सारी चीज़ें पढ़ने बैठ जाएंगे तो फिर हमारा कंटेंट भी कंप्लीट नहीं होता। तो आपके हिस्से का काम ये है कि आपने जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसको जाके एक दफ़ा बुक से भी पढ़ना है, तब आपको चीज़ 100% क्लियर हो जाएगी। तो पहला सोल्यूशन तो हमने क्या दिया जी कि हमने एंटी-अलियासिंग फिल्टर इस्तेमाल करना है। दूसरा सोल्यूशन ये है कि ओवर सैम्पलिंग कर लें एंड फिल्टरिंग इन द डिजिटल डोमेन। ओवर सैम्पलिंग का मतलब है कि आप अपने सिग्नल को 2fs से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे सैंपल कर लें। अगर आप 2fs से कम पे सैंपल करें तो इट इज कॉल्ड अंडर सैम्पलिंग, 2fs से ज़्यादा सैंपलिंग करें तो इट इज कॉल्ड ओवर सैम्पलिंग। So the signal is passed through a low performance, less costly analog low pass filter to limit the bandwidth. अगेन हमेशा जब भी आपका सिग्नल बैंड अनलिमिटेड है उसको बैंड लिमिटेड तो आपने बनाना है, क्योंकि अगर बैंड अनलिमिटेड सिग्नल है जिसमें फ्रीक्वेंसीज है तो इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसीज का तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं। कोई भी एडीसी ऐसा नहीं है जो इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी का ट्वाइस इनफाइनाइट जो है वो सैम्पलिंग कर सके। तो सैंपल द रिजल्टिंग सिग्नल एट अ हाई सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, the digital samples are then processed by a high performance digital filter and down sample the resulting signal। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सैम्पलिंग की समरी लिखी है, आइडियल सैम्पलिंग की इक्वेशन आ गई, नेचुरल सैम्पलिंग या गेटिंग सैम्पलिंग की इक्वेशन आ गई, लैपटॉप सैम्पलिंग की इक्वेशन आ गई। fs is greater than 2b तो वेल एंड गुड, अगर लेस देन 2b तो अलियासिंग अकर होगी। प्रैक्टिकल सैम्पलिंग रेट्स जो आजकल हम कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर स्पीच सिग्नल है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि स्पीच की बैंडविड्थ होती है 0 से 4 किलोहर्ट्ज़ या 315 हर्ट्ज़ तक। तो 4 किलोहर्ट्ज़ का डबल कितना होता है 8000 हर्ट्ज़। तो मोस्ट डिजिटल टेलीफोन सिस्टम आर सैम्पल्ड एट 8000 सैंपल पर सेकंड। टेलीफोन लाइन जो है वो 8K सैंपल्स पर सेकंड पे सैम्पलिंग वाली होती है। ऑडियो का ऑलरेडी जिस तरह मैंने आपको बताया कि ऑडियो की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी द ह्यूमन ईयर कैन हियर इज कॉल्ड ऑडियो सिग्नल विच इज अप्रॉक्सीमेटली 15 किलोहर्ट्ज़। स्पीच वो जो मैं बोल सकता हूँ और ऑडियो वो जो हमारा कान सुन सकता है। तो सीडी क्वालिटी इस ऑडियो सैंपल एट रेट ऑफ 15 का डबल से ज़्यादा 41,000 सैंपल पर सेकेंड। वीडियो किसको कहते हैं? वीडियो उस चीज़ को कहते हैं जो हमारी आँख एक इमेज है वो अगर 20 फ्रेम्स पर सेकंड की स्पीड से कम चेंज हो रहा है, आप जो है वो 20 तस्वीरें ले लें और 1 सेकंड में उनको एक स्पीड से चेंज करें तो आपकी आंख को ऐसे लगेगा जिस तरह एक वीडियो प्ले हो रही है। ठीक है, इसी तरह जो है वो बहुत से कार्टून इसी तरह क्रिएट होते हैं कि बहुत सारे उसमें इमेजेस होते हैं और उसको इतने स्पीड से चलाए जाते हैं कि आपको वीडियो के फॉर्म में नजर आते हैं। सो द ह्यूमन आई रिक्वायर्स सैंपल्स एट अ रेट ऑफ at least 20 frames per second to achieve smooth motion which is called video। ठीक है, तो यहाँ तक तो बातें होगी सारी हमारी सैम्पलिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पल्स कोड मॉड्यूलेशन पीसीएम। जी, यहाँ तक कोई अगर क्वेरी है तो पूछ लें, हम फिर पीसीएम स्टार्ट करेंगे। अगेन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि उसको जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं कवर किए हैं उसको काइंडली आप एक दफ़ा कर बुक से पढ़ लेंगे तो ये जो कन्फ्यूजन है थोड़ी वो भी चेंज हो जाएगी, आपकी जो है वो रिमूव हो जाएंगी और साथ में जो है वो आपको उसमें एग्जांपल्स भी और नज़र आएंगी। जी, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। व्हाट इज पल्स कोड मॉड्यूलेशन? नाम से आपको पता चल रहा है पल्स जो हमारी पल्स सिग्नल है उसको हम कोड के थ्रू चेंज करें। मॉड्यूलेशन मीन्स उसमें चेंज या वेरिएशन लेके आना। So pulse code modulation refers to a digital baseband signal that is generated directly from the quantizer output। तो क्वांटाइजर के बाद जो सिग्नल हमें मिल रहा है उसको हम क्वांटाइजर आउटपुट कह रहे हैं। Sometimes the term PCM is used interchangeably with quantization। तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन और क्वांटाइजेशन ये दोनों एक ही आउटपुट का नाम है। जो भी सैम्पल्ड सिग्नल है उसको हम जब कन्वर्ट कर रहे हैं एक फिक्स लेवल में तो उस फिक्स लेवल के कोरिस्पॉन्डिंग एक हमें कोड मिलता है, उस कोड को बेसिकली हम पल्स कोड मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो इन शॉर्ट यू कैन से दैट द क्वांटाइज्ड आउटपुट इज कॉल्ड पीसीएम सिग्नल। राइट, क्लियर है ये बात? The quantized output is Yes, called sir. PCM signal, pulse code modulation। तो काइंडली ये चीज़ आपके जहन में रहे, इसको मिक्स नहीं करना आपने। सबसे पहले हमारे पास एनालॉग सिग्नल है, उसको हम लो पास फिल्टर से पास कर रहे हैं। वाई आर वी पासिंग इट्स लो पास फिल्टर?
नहीं जी तय अभी हमने पढ़ा है, खामोशी है, क्या ना किया करें। सर Lower एक्स्ट्रा frequencies. सॉरी सर जो आवाज कट एक्स्ट्रा गई। फ्रिक्वेंसीज हैं उन्हें कट कर रहे हैं ताकि हमारे पास एलियासिंग हाँ ना हो। दोनों To मकासद avoid हैं, एक ये कि बैंड अनलिमिटेड को बैंड लिमिटेड भी बना लें और साथ में उसको मैक्सिमम जो हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है उसकी रेंज में ले आए। ठीक है, तो उसके लिए हम लो पास फिल्टर से पास कर रहे हैं उसको, या इसको आप कह सकते हैं एंटी एलियासिंग फिल्टर का भी काम ही कर रहा है। उसके बाद है सैम्पलर। इस सैम्पल्ड सिग्नल के बाद जो सिग्नल आ रहा है इसको हम कहते हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। आप देखिए ये जो सिग्नल था, ये सिग्नल पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इसको कहते हैं ना कि नहीं कहते हैं? इसको पैम सिग्नल कहते हैं ना, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। पल्स का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, इट इज कॉल्ड पैम सिग्नल, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्लियर? यस सर। Pulse amplitude modulation means a signal which changes its amplitude according to the input signal. So the pulse changes its magnitude according to the given signal. It is called pulse amplitude modulation. And टर्मिनोलॉजी का जो मतलब है ना उसको समझा करें ताकि आपको समझ आए कि किस सिग्नल की बात हो रही है। सो सैम्पलर के बाद जो सिग्नल है इट इज़ अ पैम सिग्नल। उसके बाद क्वांटाइजर लगा हुआ है जो उसके एम्पलीट्यूड को, जो उसके मैग्नीट्यूड को क्वांटाइज कर रहा है। और फिर एनकोडर है। एनकोडर क्या कर रहा है? हर लेवल के कोरिस्पॉन्डिंग एक कोड बना रहा है और उस सिग्नल को हम पीसीएम या पल्स कोड मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको बना दूँ, ये हमारा एनालॉग सिग्नल था, इसकी लेट से कि एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी थी, इस फ्रीक्वेंसी को हमने लो पास फिल्टर से पास किया तो हमारी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के अंदर सिग्नल आ गया। इसको हमने सैंपल किया तो सैंपल के बाद हमें इस किस्म का सिग्नल मिल गया। इस सिग्नल में एम्पलीट्यूड सिर्फ चेंज हो रहा है, सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ टाइम सिग्नल पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसके बाद क्वांटाइज करेगा। क्वांटाइज क्या करेगा? इसको फिक्स लेवल्स में लेके आएगा। फॉर एग्जांपल एक लेवल ये डिफाइन हो गया, एक ये डिफाइन हो गया, एक ये डिफाइन हो गया, एक ये डिफाइन हो गया। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमने 4 लेवल्स में सिग्नल को डिफाइन करना है, इट इज कॉल्ड क्वांटाइज्ड आउटपुट, लेवल डिफाइन कर दिए। अब हर लेवल को एक कोड असाइन करना है, वो कौन करेगा? एनकोडर करेगा। एनकोडर क्या करेगा? हर लेवल को एक कोड देगा और उस कोडेड सिग्नल को हम कहते हैं पीसीएम सिग्नल, पल्स कोड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ऑलराइट, कुछ थोड़ा सा आपको आइडिया मिल गया कि व्हाट इज पीसीएम? जी सर बिल्कुल। ठीक है, उसी डिटेल्स में आगे चलते हैं। तो देखिए हमारे पास जो है वो बुक में ये फिगर है, इसमें आप बुक से भी देख सकते हैं, थोड़ी सी क्लियर नहीं है, यहाँ पे स्कैन की थी मैंने। तो ये आपके पास टाइम डोमेन का सिग्नल था, उसको आपने सैंपल किया। ये आपके पास पहला सैंपल है, ये दूसरा सैंपल है, ये तीसरा सैंपल है, चौथा सैंपल, पाँचवा, छठा, सातवां, ये सैंपल आ गए सारे। ठीक है, नेचुरल सैंपल्ड सिग्नल। सैंपल सिग्नल की वैल्यू यहाँ पे 1.3 है, यहाँ पे 3.6 है, यहाँ पे 2.3 है, 0.7 है, -0.7 है, -2। ठीक है, तो ये सारी इसकी अभी भी वैल्यूज़ एनालॉग वैल्यूज़ हैं। हमने क्या किया कि इसको लेवल्स में लेके आना। लेवल हमने जनाब लेवल बना दी। हम कहते हैं जी कि हमने इस सिग्नल के फॉर एग्जांपल 8 लेवल्स बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7, 8 लेवल्स बना दिए। ठीक है, हर लेवल को हमने नाम दे दिया 0 से लेकर 7 तक, 8 लेवल्स। अब जो सिग्नल ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, उसने किसी न किसी लेवल में जाना है। अब ये सिग्नल है, इसने या इस लेवल पे आना है, 2.5 पे आना है, या 1.5 पे आना है। किसके करीब है? ये 2.5 के करीब है या 1.5 के करीब है? 2.5। तो ये